पिछली बार हमने पिछले संडे को जो है बात की थी कि जायसी महाकाव्यत्व और जायसी का प्रेम वर्णन। आज हम बात कर रहे हैं पहले जायसी का काव्य सौष्ठव। जायसी के पद्मावत के काव्य सौष्ठव पर विचार कीजिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी रचना के काव्य सौंदर्य, काव्य सौष्ठव या उसका अभिव्यक्ति कला या उसका भाव पक्ष, ये सारे प्रश्न जो है इसी एक प्रश्न में ही जो है समाये हुए हैं। पिछली बार एक बच्चे ने सवाल भी किया था मुझसे कि जी अगर भाषा का है या उसका है तो फिर कैसे होगा। तो उसी को मैं आज जो है उसी पर आपसे बातचीत करूंगा कि भाई जायसी के काव्य का जो क्या सौंदर्य है। तो एक बात आप देख लीजिए कि सुंदरता जो है वो बाह्य वस्तु कभी भी नहीं रही है। सुंदरता हमेशा अंदर की वस्तु रही है। वो केवल बाहर की वस्तु, बाहर से देखा कविता बहुत अच्छी है और वो बहुत वो हो गई कि हाँ जी ये कविता बहुत अच्छी है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही इंसान होता है, जैसे कि आप ये लगभग उसी तरह से है कि जैसे एक इंसान है, कविता लगभग उसी तरह से जैसे कि एक इंसान है और आप उससे कहें कि भाई इसका जो है इसके बारे में बताइए, तो आप उसके बारे में जो बताएंगे वो देख कहेंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। दोनों चीजें हैं। इसको दूसरे ढंग से कहता हूं कि एक इंसान है, बहुत सुंदर है, सामने से निकलता हुआ जा रहा है और उसको जो भी देख रहा है वो कह रहा है भाई वाह क्या पर्सनैलिटी है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन वही इंसान जब दोबारा घूम करके आ रहा है और वो जो है इधर उधर की गालियां बकता जा रहा है, तब आप क्या कहेंगे? आदमी वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कपड़े भी वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन वो गालियां बकता चला जा रहा है। तब क्या कहेंगे? कितना सुंदर आदमी जा रहा है। इसी तरह से जैसे व्यक्ति की परख करने के दो तरीके होते हैं, एक उसका बाह्य आकार होता है, एक उसका आंतरिक आकार होता है, उसी तरह से कविता को समझने के लिए भी उसके दो पक्ष होते हैं। एक उसका बाह्य पक्ष होता है और एक उसका आंतरिक पक्ष होता है। कभी कभी कविता में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो बाह्य पक्ष है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है और अंतः पक्ष जो है वो उतना बढ़िया नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि उसका अंतः पक्ष बहुत अच्छा होता है और बाह्य पक्ष जो है कुछ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके एक ही रचनाकार का एक रचना को पढ़ोगे तो वो आपके दिल को छूती है और कभी कभी उसी की रचना को पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग को छूती है। दोनों में बड़ा भारी मतलब ये है। अगर आप निराला पढ़ेंगे आगे चल करके, अगर आप निराला की बात करते हैं तो अकेले निराला ही ऐसे कवि हैं। अगर उनकी एक कविता को अगर आप देखेंगे तो रवि हुआ अस्त्र, आप पढ़ेंगे इसको सरोज स्मृति को, रवि हुआ अस्त्र ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया, राम रावण का अपराजय समर आज का, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। पहली वाली में ऐसा लग रहा है कि जैसे रचनाकार एक एक चीज जो है वो कील जो है वो ठोकता चला जा रहा है कि रवि हुआ अस्त्र। पहले दिन का लौट करके भगवान पहले दिन का युद्ध करने के बाद जो है लौट करके वापस आ रहे हैं
उस समय का वो वर्णन कर रहा है। और वही आदमी जो है दूसरी जगह जो है बात कर रहा है, स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, आम की यह डाली जो सूखी दिखी, अब नहीं आते यहाँ पिकिया सिखी, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तरण पर बैठने को निरुपमा, मैं अमंगल मैं अलक्षित, बस यही कवि कह गए। एक ये एक तरफ वो ऐसी कविता लिख रहा है, दूसरी तरफ ऐसी कविता लिख रहा है। वहां पर उसका जो बाह्य सौंदर्य है वो लग रहा है कि भाषा एक एक टन टन बोलती चली जा रही है, और यहाँ पर उसका बाह्य वो कुछ नहीं है, भगवान की सिर्फ जो है शब्दों में कुछ नहीं है, लेकिन उसके भाव बहुत अच्छे हैं। निराला एक वृद्ध जीवन के अवसाद को जो है व्यक्त कर रहे हैं कि जैसे नदी के किनारे वो रह जाता है। मैं ये नहीं आपको बताना चाह रहा, मैं अपनी बात ही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कभी कभी जो है कविता में जो है एक पक्ष जो है बहुत अच्छा होता है, कभी दो पक्ष अच्छे होते हैं, और दोनों को मिला करके ही कविता का जो है वो निचोड़ जो है वो बनता है कि ये कविता सुंदर है। कभी उसका बाह्य पक्ष प्रबल हो सकता है, कभी उसका अंत पक्ष जो है वो प्रबल हो सकता है। बहुत से कवियों में होता है कि किसी का बाह्य पक्ष प्रबल है, किसी का अंत। केशव है, आप पढ़ेंगे उनको इसमें रीतिकाल में जब देखेंगे तो, वह कौन के सुत बालिके, वह कौन बाली न जानिए, कांचा भात नहात जात सात जात बखानिए। रावण का और अंगद का संवाद हो रहा है, और वो कह रहा है किस तरह से वो कहने की कला है जो किसके बेटे हो, मैं बाली का बेटा। कौन बाली न जानिए। इस तरह से जो बातचीत चल रही है उसको आप देखेंगे कि देखो उस आदमी ने अपनी बात बड़ी सिंपल है, लेकिन कहने की कला बहुत अच्छी है उसकी। अगर आप एक सूरदास की कविता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि भाई, कंचनपुर पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवे। कंचनपुर यानी सोने की नगरी, सोने की नगरी का कंचनपुर पति, कंचनपुर पति का जो सोने की नगरी का स्वामी कौन है? रावण। रावण का भाई कौन है? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की प्रिया कौन है? नींद। बात बड़े आराम से कह सकती थी गोपियां, इस बात को बड़े आराम से कह सकती थी कि नींद नहीं आ रही है, इतना सा विषय है, कोई नींद नहीं आ रही है, रोज ही आप लोग करते हैं नींद नहीं आई नींद नहीं आई। लेकिन कहने की कला जो है वो बहुत अच्छी है, और उन्होंने अपनी बात को जो है इस ढंग से कह दिया कि कंचनपुर पति को जो भ्राता तास प्रिया नहीं आ। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ये सब बात कह करके वो ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो प्रश्न है ना, इसको आप प्रबल होगी, कहीं उसकी कहने की कला प्रबल। ऐसे हजारों उदाहरण जो है वो दिए जा सकते हैं साहित्य में, कोई जो है कभी नहीं है, पर काव्य सौंदर्य की परख जो है वो एक ही तरह से हो। अब जो आगे बात करेंगे जैसे काव्य सौंदर्य है, मैं तो बताऊंगा ना अभी, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि है क्या ये, कैसे आपको इसको वो करना है। तो जैसे अगर सबका पूछेंगे, आपके कोर्स में जितने भी वो लगे हुए, अभी मैं तो आपको जय का करा रहा हूँ, वो सूर का भी पूछ लेंगे, सूर का काव्य सौंदर्य बताओ। वो आपको जो है उसका भी पूछ लेंगे कि तुलसी की विनय पत्रिका का काव्य सौंदर्य बताओ, अयोध्या कांड का काव्य सौंदर्य बताओ, उसका भी पूछ लेंगे। वो जो है आपसे उसका भी पूछ लेंगे कि साकेत का काव्य सौंदर्य बताओ। वो जितने वो घनानंद के काव्य का भी पूछ लेंगे कि घनानंद की कविता का काव्य सौंदर्य बताओ, मतिराम का वो बताओ। ये सारे कवियों का काव्य सौंदर्य में जो है वो आ जाएगा कि इनका जो है काव्य सौंदर्य बताओ, सबका आता है, किसी न किसी कवि का आता है। तो मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूं कि किसी का भी आए, आपका पैमाना वही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है। भाव पक्ष भी मूल्यवान है, कला पक्ष भी मूल्यवान है, दोनों का मूल्य है। भाव पक्ष जो है
कभी कभी भाव पक्ष जो है प्रबल होता है, कभी कभी कला पक्ष होता है। ये लगभग वैसे ही है जैसे व्यक्ति अंदर से और बाहर से। इसी तरह से कविता, अभी मैं इतने उदाहरण जो दे रहा था अपनी बात को समझाने के लिए दे रहा था कि कविता बाहर से भी अच्छी है, कहने की कला बड़ी अच्छी है, और बात बड़ी अच्छी, बात सामान्य सी है। कभी कभी बात बहुत अच्छी होती है, कहने की कला नहीं होती। कह तो टूटी सी छान होती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कह पग में पनहीन होती, कह ले गजराज को ठाड़े महावत, कह भूमि कठोर पे रैन कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवे, जिनको नहीं जुड़ते को दो समा, प्रभु के प्रताप से भाग दाख न भावे। बात जरा सी है, प्रभु की कृपा हो जाती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन कहने को उसके भाव जो हैं वो कितने बढ़िया हैं। कला कुछ नहीं, भाव अच्छे हैं। तो प्रभु की जिस पर कृपा हो, फिर किसी और किसी की कृपा की जरूरत नहीं होती। और जहां सारी कृपाएं खत्म हो जाती हैं, वहां से प्रभु कृपा जो है प्रारंभ होती है। जब सब कृपाएं जो है खत्म हो जाती है ना, सबसे कह दी मुझ पे कृपा कर दो, तुम कर दो, तुम कर दो, तुम कर दो, सबसे देख लिया और देख लिया कि भैया कोई कृपा नहीं कर रहा, वहां से फिर प्रभु की कृपा शुरू होती है। तो इसलिए जो दो पक्ष जैसे इंसान के हैं वैसे ही वो है। और भाव पक्ष को कविता की आत्मा माना गया है, और कला पक्ष को कविता का शरीर माना गया है। अब आप खुद सोचिए कि कविता में अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर का क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। आत्मा के बगैर शरीर तो बिल्कुल बेकार है, उसकी कोई सत्ता नहीं, वो बेकार है, सब कहेंगे चलो चलो चलो। और शरीर के बिना आत्मा की कोई सत्ता नहीं है। आत्मा, पचासों आत्माएं बगैर शरीर के घूमती रहती है, जो जिन्हें आप कहते हैं प्रेत हैं। क्यों है वो? अगर उन पे शरीर होता तो फिर तो नहीं होते वो। शरीर नहीं है उनके पास, इसलिए जैसे आत्मा के लिए शरीर जरूरी है, उसी तरह से शरीर के लिए आत्मा भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही भाव पक्ष भी और कला पक्ष भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी में कोई चीज थोड़ी कम होती है, किसी में कोई चीज थोड़ी कम होती है, और दोनों का मिश्रण जो है वो किसी भी कविता का जो है वो सौंदर्य बताने के लिए काफी है। अब रही बात कि भाई भाव पक्ष में क्या है। अब आपको तरह तरह से किताबों में मिलेगा, लेसन्स में मिलेगा, आप और भी कहीं से पढ़ेंगे, तो वो सबका अपना अपना पैमाना है। मेरी भी अपनी सोच है, तो मैंने अपने हिसाब से कर रखा है। अगर मैंने लेसन लिखा होगा तो उसमें ऐसे ही होगा। तो भाव पक्ष के अंतर्गत मेरे हिसाब से बात आनी चाहिए वर्ण विषय। जनरल है, ये सबके लिए बोल रहा हूँ। किसी का भी आपको करना हो तो आप इन्हीं पैमानों के आधार पर किसी का भी हो उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। उसमें पहली बात है वर्ण विषय। वह आधा ण और यह के ऊपर मात्रा, वर्ण विषय। पहली बात जो वर्ण विषय है, दूसरी है मर्म स्पर्शी स्थल, तीसरी है कल्पना सौंदर्य, चौथी है प्रकृति चित्रण, और पांचवी है रस योजना। ये भाव पक्ष को प्रदर्शित करने के माध्यम हैं। इनके माध्यम से भाव पक्ष जो है वो होता है। वो उसके अंदर भाव पक्ष को इन इन चीजों के माध्यम हम जो है, ये इनकी जो है एक खास बात। कला को अभिव्यक्ति कला भी कहते हैं। जैसी की अभिव्यक्ति कला पर विचार कीजिए, वो भी यही है। कला पक्ष जो है वो अभिव्यक्ति कला ही है। भाषा जो है वो भी यही है, अभिव्यक्ति कला ही है। अगर वो इसको यूं भी कह सकता है कि झांसी की भाषा पर विचार कीजिए, वो ये भी कह सकता है कि झांसी के कला पक्ष पर विचार कीजिए, वो ये भी कह सकता है कि झांसी की अब वो जो है जो आपका कला विचार पक्ष है, अभिव्यक्ति कला है, उस पर विचार कीजिए। तो सवाल वो जैसे पूछेगा, आपका जवाब उसी के हिसाब से ट्विस्ट करेगा, आपकी लैंग्वेज उसी के हिसाब से बदलेगी। वो भाषा की बात करता है तो आप उस सबको भाषा कहोगे,
आप वो कहते हैं कला पक्ष है, तो आपको ये उसका जो है भाव पक्ष के साथ ये उसका कला पक्ष है। ये 8 जो अब कला पक्ष में क्या-क्या बात आनी चाहिए मेरे हिसाब से? भाषा, छंद, अलंकार, बिंब योजना और लक्षणा शक्ति। भाषा, छंद, अलंकार, बिंब योजना, लक्षणा शक्ति मेरे हिसाब से जो है ये पॉइंट ऐसे हैं कि जो कि किसी भी कविता में आपको मिल जाएंगे और उसके आधार पर आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं। ये तो है प्राचीन और मध्यकालीन। अगर मान लो वहां पर भी आ जाते, आधुनिक काल में भी वो कुछ इस तरह का पूछ लेता है, तब भी उसमें जो है रस योजना की जगह उसको जो है आप विचार पक्ष कह सकते हैं, उनकी विचारधारा का इस्तेमाल करके कह सकते हैं। इस तरह से अगर आप मेरे हिसाब से अगर इन 10 बातों पर विचार करते हो, तो उस रचना का वो कोई भी हो, उसकी जो विशेषता है वो सामने आ जाएगी। कारण है जो मैं बोल रहा हूं, कोई भी संसार की ऐसी रचना नहीं होती है कि जिसके की दोनों पक्ष, या तो वो जो है भाव पक्ष पे उस पे विचार हो सकता है, दो ही बातों पे विचार हो सकता है किसी भी रचना के, या तो भाव पक्ष पे हो सकता है या कला पक्ष पे हो सकता है। या तो वो कहेगा इसका भाव पक्ष बताओ या कला पक्ष बताओ। अब जो हम बात कर रहे थे उस दिन भी जो कि जी प्रेम वर्णन है, जी जायसी का प्रेम वर्णन है, क्या है वो भाव पक्ष का एक हिस्सा है। उस अगर अगर मान लो हम उसकी जो है अभिव्यक्ति कला पर विचार कर रहे हैं या विरह वर्णन पर विचार करेंगे या और उनकी बातों पर विचार करेंगे, तो वो क्या है, वो उनका जो है कला पक्ष है। अब महाकाव्य तो जो है क्या है, वो उसका काव्य रूप है, वो कला पक्ष का हिस्सा है। तो इस तरह से एक एक चीज को पर जब विचार करेंगे तो वो जो है प्रश्न का जो उत्तर है वो पूरा हो सकता है। आइए बात करते हैं कि आखिर ये वर्ण विषय क्या है। तो वर्ण विषय से मेरे कहने का मतलब है कि वर्णन किया गया विषय। हर रचनाकार, कोई भी रचनाकार हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बगैर विषय के ही रचना जो है लिखने लग जाएगा। लोग तो ये कहते हैं कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं करता है। तो फिर कवि जैसा व्यक्ति जो है बिना प्रयोजन के, बगैर उसके कैसे जो है, कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहता ही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, होती हैं, वैसे कहानियों में भी होती हैं। कई बार आपको लग सकता है कि अजी ये क्या है, निर्मल वर्मा की कहानी है अंधेरे में, कुछ भी नहीं है उसमें। बच्चा है, लेटा हुआ है, सोच रहा है, बस लेटा हुआ चारपाई पे, पर फिर भी कुछ तो है ही कि एक मेरी माँ है, ये मेरे फादर थे, ये मेरे वो हैं, आखिर इनका क्या वो है, दिमाग उसका चल रहा है बाकायदा, संबंधों को चित्रित कर रहा है वो उसमें। ये अलग बात है कि उसका कथा सूत्र बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी होता तो है ही, कोई ना कोई विषय तो लेकर के रचनाकार चलता ही है। तो जिस विषय का रचनाकार वर्णन करता है वो विषय वर्ण विषय होता है, और हर रचनाकार अपनी कविता के लिए किसी न किसी विषय का चुनाव करता है। पिछली बार हम उस पर जो है बात कर चुके हैं कि अगर आप इसकी इस दृष्टि से अगर देखें कि इसका पद्मावत का वर्ण विषय क्या है, तो पद्मावत का वर्ण विषय तो जो है अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति है। वो रत्न सेन, चित्तौड़ के राजा रत्न सेन और सिंगल द्वीप की रानी पद्मावती की कथा के माध्यम से जीवात्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा को बता रहा है। ये इसका वर्ण विषय है कि दिखा वो लौकिक प्रेम को रहा है, पर उसके माध्यम से वो वर्णन कर रहा है अलौकिक प्रेम के माध्यम से, अलौकिक प्रेम का, ताकि मानुष प्रेम वैकुंठी प्रेम में परिवर्तित हो जाए। इस बात का ये उनका आधार है, वाक्य है कि मानुष प्रेम वैकुंठी प्रेम में परिवर्तित हो जाए, तभी ये मनुष्य जीवन जो है वो सफल है, अन्यथा एक मुट्ठी राख के बराबर ही है। ये उनका अपना सिद्धांत है। इसलिए वो जो है वर्ण विषय के रूप में उन्होंने जो लिया है वो एक कथा ली है, जो कि पहले बात हो चुकी है, मैंने आपको पूरा बताया था
15 मिनट लगाए थे कथा समझाने में कि कैसे रतन सेन चित्तौड़ का राजा वहां जाता है और आता है, और ये सब उसमें जो कथा है, ये सारा वर्ण विषय है। अब इस वर्ण विषय को व्यक्त करने के विशेष तरीके हैं कि उसने उसने अल्लाह की वंदना की है, उसने खलीफाओं की वंदना की है। सबसे पहले अगर वर्ण विषय में आप देखोगे तो पहले उसमें पहले वाक्य में ही जो है कहता क्या है, पहले ही खंड में पहले ही सेंटेंस में वो कहता है समरो आदि एक करतारू, मैं स्मरण करता हूं आज जो उस करतार का, उस अल्लाह का, उस भगवान का जो एक है। एक ईश्वरवाद यही होता है कि ईश्वर एक है। वो इस भावना को लेकर के वो उसका जो है कह रहे कि सवनो आदि एक करतारू, वो इस कथा को लेकर के जो है सबसे पहले जो है जो वर्णन करना चाहते हैं वो यही वर्णन करना चाहते हैं कि भाई अल्लाह की वंदना करते हैं। वो बाद में मोहम्मद साहब की वंदना करते हैं, फिर 4 खलीफाओं की वंदना करते हैं, फिर वो जो है शाहे वक्त की प्रशंसा करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, वहां पर जो है वो होगा जब इतिहास पर बात करेंगे, यही मसनवी शैली है जिसको कि लोग कहते हैं कि नहीं जी ये क्या है, तो इसी को कहते हैं ये सूफियों के यहाँ जिस शैली का प्रयोग किया जाता था वो यही है, और ये एक पैटर्न की कविता है। तो इसलिए ये जो है वर्ण विषय जो है इसका जो है वो है देखने में लौकिक लगता है। रतन सेन पद्मावती की कथा है, लेकिन रतन सेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने का जो अर्थ जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जीवात्मा जो है वो परमात्मा के साथ उसका मिलन हो गया है। ये इस कथा का जो है वर्ण विषय है। रचनाकार का जहां से आपको लगे आप वो कह सकते हैं कि उसने ये कहा है। कहीं से भी मान लो वो नक्शे खंड से बात कर रहा है, तो नक्शे खंड से आप जो है कोई उदाहरण लेकर के जो है कुछ भी कह सकते हैं कि भाई ये हमारा, अगर उदाहरण के रूप में देखें तो इन्होंने इस कथा को इसमें कराया। और देखिए कथा के प्रारंभ में वो अल्लाह की वंदना। आइए पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं, और वो है मर्म स्पर्शी स्थल। मर्म स्पर्शी स्थल का मतलब होता है मन को अच्छे लगने वाले स्थल। अब सारी किताब तो अच्छी नहीं लगती, सारी किताब के सारे अंश तो बहुत अच्छे नहीं लगते, इसीलिए बहुत से लोगों ने जो है, मैंने बताया था सेनापति ने काहू काहू ठौर के कवित्त कर जानो है, उन्होंने राम कथा को पूरा चित्रित नहीं किया, कोई कोई अंश उन्होंने जो है चित्रित कर दिया। केशव दास ने भी राम कथा को ऐसे वर्णित नहीं किया है कि जैसे कि जो है वो तुलसीदास ने किया कि अब बच्चे हैं, अब ये अब दिया है थोड़ा, बस जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रसंग है उनको ज्यादा उभारा, बाकी को संकेत कर। ये जो स्थिति है ये जो है इसलिए होती है कि हर आदमी की अपनी इच्छा है। जरूरी नहीं है कि जो जो चीजें मुझे अच्छी लगती हो वो आपको भी अच्छी लगेंगी, किसी को और कोई जरूरी नहीं है। किसी को वीरता का भाव बहुत पसंद है तो किसी को जो है श्रृंगार का भाव पसंद है, ये तो अलग अलग है। किसी को वात्सल्य का भाव पसंद है। अब ये निर्भर करता है कि आप उसमें से जो है क्या जो है आपकी चॉइस हो सकती है। आप जितने भी बैठे हैं सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। कोई ये नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं वही आप सोचेंगे, आप अलग अलग भी सोच सकते हैं, उसमें क्या है। तो हर रचना में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि आदमी के दिल को जो है छू जाती है, वो जो है उसको प्रभावित करती है। जैसे कि मैं कह रहा था, अगर मान लो जो है आप यही देखें, जैसे रामचरितमानस में ही है, क्योंकि मैं कह रहा था ये सब पे लागू होगी तो वही लागू करके ही बता रहा हूं कि रामचरितमानस में ही है। सबको अलग अलग प्रसंग पसंद आए, कोई किसी को, बल्कि एक जब टीवी पे ये सीरियल आ रहा था तो एक बार आया, अखबार में भी आया कि भाई एक वृद्ध महिला थी, वो सीता हरण का दृश्य देख रही थी, इतनी भावुक हो गई कि अटैक आ गया, नहीं बर्दाश्त कर पाई। किसी को कोई प्रसंग पसंद आता है, किसी को कोई प्रसंग पसंद आता है, किसी को राम के बचपन का जो है प्रसंग पसंद आ रहा है कि बचपन में कैसे वो कौंदनी बांध करके और जो है वो घूमते जो है फिर रहे।
कैसे वो जो है इधर से उधर आंगन में जो है घूम रहे हैं। किसी को जो है कोई युद्ध का, राम रावण का युद्ध पसंद आता है, लक्ष्मण का आता है, लक्ष्मण के डायलॉग पसंद आते हैं, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद पसंद आता है, हनुमान जी का वो पसंद आते हैं। अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे जो ध्यान है, मुझे रावण और कुंभकर्ण का संवाद बहुत मतलब प्रभावित करने वाला था। क्यों? कि रावण जब कुंभकर्ण से कहता है कि तू मरने से डर रहा है, इसलिए मुझे ज्ञान दे रहा है, तब उसके बाद जो वो बोलता है वो बहुत भावुकतापूर्ण है। इसी तरह से मैं ये नहीं कह रहा कि ये, इसी तरह से और रचनाओं में भी जो मैं बात कर रहा हूं, उन रचनाओं में भी आपको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। अब मान लो वो कह देता है कि सूर का बताओ काव्य सौंदर्य, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई कैसे, कौन सी चीज आपको ऐसी अच्छी लग रही है। तो सूर की कविता में हजारों प्रसंग ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो उनको आप चुन करके बताएंगे। ठीक इसी तरह से मैं जैसी की बात कर रहा हूं कि जैसे मुझे जो उसमें से जो पोर्शन पसंद आते हैं या आपको जो पसंद आते हैं, उनको आप लिखेंगे इसमें कि ये मेरे मर्म को, मेरे हृदय को छू लेने वाले हैं। इनको जब मैं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे नैक्षिक वर्णन है, जैसे बारह मासा है, जैसे क्या कहते हैं ये, उसकी पत्नी है नागमती है, जैसे पद्मावती का सौंदर्य है, जैसे मानसरोवर का वर्णन है, ये सारे के, जैसे गोरा बादल का युद्ध है, ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन उसका हिस्सा है, जैसे अलाउद्दीन का एक मुट्ठी राख को छूना है। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको जो है वो प्रभावित कर सकती है। अब रचनाकार है, वर्णन कर रहा है, अपने ढंग से कर रहा है, तो वो जो है इनमें से कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगता है, उनको आप जो है आप बताएंगे कि ये प्रसंग है और उसमें से ये प्रसंग मुझको जो है वो प्रभावित करता है। और कोई आपको पंक्ति याद है तो आप उसका उदाहरण दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से तीसरी बात पर मैं आ रहा हूं, कल्पना कल्पना सौंदर्य। आप ये देखेंगे कि कवि और कल्पना का तो बहुत पुराना संबंध है। कहावत भी आपने सुनी होगी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्योंकि वो अपनी कल्पना के बल पर जो है वो पता नहीं क्या क्या गढ़ लेते हैं। चाहे वो कोई भी कवि हो, नए हो पुराने हो, बगैर कल्पना के तो कविता चल ही नहीं सकती। इसलिए जो है कल्पना जो है वो उनका, कवियों का बहुत बड़ा वो आभूषण होता है। जो वो कल्पना कर रहे हैं ऐसा हुआ हो, ये कोई गारंटी है? ये जो कथा आपको ये बता रहे हैं रत्न सेन पद्मावती की, ऐसे ही हुई थी? कौन देख रहा था? कौन देख रहा था ये जो वर्णन किया है कि ऐसे ही हुआ था? लेकिन उसने जो कथा लिखी है उसको देख करके लगता है कि भाई कवि ने बहुत अच्छी जो है सुंदर कल्पनाएं की हैं इसमें, जो हमें जो है प्रभावित करती हैं। रानी ये कल्पना ही तो है, ये कोई ऐसे ही थोड़ी था। पद्मावती जो है मानसरोवर के किनारे गई, सरोवर के किनारे है जाकर के, जब वो देख रही थी उसकी एक सखी जो है मानसरोवर में स्नान कर रही हैं और बहुत सी सखियां हैं नहा रही हैं, तभी एक सखी जो है जोर जोर से चिल्लाने लग गई। तो उन सबने कहा भाई क्या हुआ क्या हुआ? तो उसने कहा मेरा हार जो है वो पता नहीं कहाँ गया, चोरी हो गया, कहाँ हो गया। हार जो है नहीं मिला। तब पद्मावती भी जो है वहां पर थी, पद्मिनी तो वो भी, पद्मावती भी थी, वो भी जो है मानसरोवर में उतरने के लिए जो है गई। और जैसे ही वो उसके वहां पर गई, हार जो है ऊपर तैरता हुआ जो है वो नजर आ गया। कहा मान सर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ ले ही आई। मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। पारस जैसा रूप जो है लेकर के यहाँ पर ये पद्मावती जो है वो आ गई और हार ऊपर जो है तैरने लग जाता है। सब जो है खुशी में वो हो जाते हैं। ये उसने जो लिया है वो
कल्पना से लिया है, कल्पना करके बताया है। कौन सा ऐसे ही हो रहा था? ये सब जगह वो आम के बगीचों का वर्णन कर रहा है, कल्पना ही तो है। जी वह पाई छाह अनूपा, बहुर न्याय सहे वह धूपा। क्या मतलब है भाई? ऐसे कैसे बाग बगीचे कि जो एक बार उनकी छाया में बैठ देगा वो फिर और इस दुनिया में फिर दोबारा नहीं आएगा? कल्पना है। अच्छे सुंदर होंगे ना, तो सुंदर चीजों की वो कल्पना कर रहा है। नागमती का विरह वर्णन है, कल्पना कर रहा है वो 12 महीनों चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। उसका आषाढ़ का महीना चढ़ गया है, बादल गरज रहे हैं, उसका छप्पर भी बेचारी का जो है बड़ा टूटा हुआ है, बारिश होने वाली है। ये सब कल्पना है। भई पुछार लीन मनवासु, कल्पना कर रहा है कि जब उसका कंत, उसका पति लौट करके नहीं आता है तो वो जो है पीछे पीछे चल देती है। जिस रास्ते से वो कहती है कि भाई जिस रास्ते से मेरे पति जो है वो गए हैं, मेरे स्वामी गए हैं, उसी रास्ते से मैं जो है जा रही हूँ। भाई पुछार लीन, पीछे होली लीन वनवासु, और वन को जो है चल दी, जगह जगह जाती है वो। कल्पना, ये कल्पना ही तो है कि जिस भी तरवर के किनारे पेड़ के पास जो है वो जाती है, उस पेड़ के पत्ते जल जाते हैं, पक्षी जो है वो उनके जो है पर जल जाते हैं। ऐसा कहीं होता है? और कल्पना है। वो ये कल्पना करके ये बताना चाहता है कि उसकी उसकी जो विरह की अग्नि है वो बहुत तेज है। हमारे यहाँ कल्पना करने की बड़ी 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 वो है। आप पढ़ेंगे, पता नहीं कब लगेगा वो, शायद सेकंड सेमेस्टर में हो, बिहारी। आप पढ़ेंगे उसको भी, उसमें आएगा यही जो मैं बोल रहा हूं कि विरह में की अग्नि के विरह में नायिका जो है वो इतनी जल रही है कि जो है वैद्य ने बताया या लोगों ने बताया कि इसके गुलाब जल लगाया जाए। तो गुलाब जल के लिए जब गुलाब लेने के लिए जो है लोग गए, तो उसका वर्णन आता है कि 10-10 कोस के आसपास के सारे सरोवर सूख गए, इसलिए गुलाब मिला ही नहीं उसकी विरह की अग्नि के कारण। कल्पना है। तो इस तरह की कल्पनाएं हमारे यहाँ 12 महीने में कैसे फर्क पड़ता है, षट ऋतु जब आती है उससे क्या फर्क पड़ता है, वहां के बाजारों का जो बाजार हैं सिंगल द्वीप के, वो कैसे हैं, तोते से कैसे बातचीत हो रही है। वो कह रहा है कि भाई तू भी योग्य है और मैं भी हूँ, पढ़े के आगे जो पढ़े दून लाभती हो। उसको कह रहा है तोते को कि भाई कुछ तो बोल। तोता बोला होगा कोई, और कहते हैं कि पुराने तोते बोलते थे। आजकल भी मैंने देखे हैं कई टीवी वीवी पे उसमें दिखाते हैं कि भाई तोता भी बात कर रहा है, बोल रहा है, सिखा देते हैं लोग उनको। तो इस तरह से वो उससे बात कर रहा है। ये कल्पना है। कल्पना के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है कविता में, वहां तक आप उसको जो है देख सकते हैं। राजा जो है वो जो है तोते के पीछे चलता चला गया, वहां पर जो है शिव मंदिर में जो है मुलाकात हुई, तोता वहां चला गया। ये सारी बहुत सी कथा इसमें, मैंने पहले भी बताया था कि ये मिश्र कथा है, क्योंकि इसमें इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अनेक स्थल मैं आपको बता रहा हूं, जहां से आप जो है उसका जो है देखेंगे कि ये कल्पना का सारे के सारे जो बता रहा हूं सब उदाहरण है। आप इनको कॉमा लगा लगा करके आप लिखेंगे कि ये ऐसे स्थल हैं जहां रचनाकार की कल्पना को जो है देखा जा सकता है। और जो सबसे अच्छा उदाहरण, ध्यान रखिएगा, उसने ये याद कर लिया, उसने ये कर लिया, सबसे अच्छा उदाहरण वो होता है जो आपको याद होता है। जहां से भी आपको याद है, एक दो लाइन, एक लाइन जो है वो लिख दीजिए वहां पर, बस खत्म। तो इस तरह से जो है आपकी जो कल्पना की बात है वो पूरी हो जाएगी। वही कल्पना शक्ति का भी प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। फिर है प्रकृति चित्रण। अब प्रकृति जो है ये जो है वो हर जगह होती है। इंसान जब पैदा हुआ, इंसान का जब जन्म हुआ, जब वो जंगली भी था तब भी प्रकृति की गोद में था।
आज भी वो प्रकृति पे ही निर्भर है। आपको कोई चीज चाहिए, कहाँ से आए? जी हाँ, मैंगो चाहिए। कहाँ से आएंगे? प्रकृति देगी ना आपको। ये तो है नहीं कि आप जो है उसको जो है वो करेंगे खेत में वो और उगाने लग जाएंगे। प्रकृति, वो भी अपनी प्रकृति है। तो प्रकृति और मनुष्य का, क्योंकि जब से इंसान ने होश संभाला तब से अपने को प्रकृति की गोद में पाया उस आदमी। और इसलिए जाने अनजाने कई बार तो कवि का उद्देश्य होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो 12 मासा षट ऋतु वर्णन का जो है कर रहा है, वो प्रसंग आता है उसमें कि विरह वर्णन के प्रसंगों में इनका प्रयोग किया जाता है, जनरली करते हैं सब लोग। तो वो तो है, लेकिन कभी जनरली जो है प्रकृति जो है, क्योंकि उसके अंतर मन में बसी हुई है, जो चीज रक्त में होती है वो कहीं ना कहीं वो उभर करके आती है। नए कवियों को तो प्रकृति देखने को भी नहीं मिलती, फिर भी वो प्रकृति प्रकृति का जो है वर्णन कहीं ना कहीं जाने अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे न कैसे उनकी कविता कहाँ चला ले जाल अभी, पहले मछलियां पकड़ तो ला। कहीं आ गई ना प्रकृति। वह 3 टांगों पर खड़ा वह दे धन गधा, प्रकृति के उपादान है ना ये। मोती के सौदागर नभ की स्वस्थ युवा अनब्याही बेटी उषा कुमारी, इक्के वाले सूरज के संग हवा हो गई, प्रकृति है। चाहे नए हो पुराने हो, वो प्रकृति का उसमें जो है जरूर वर्णन होता है। ये प्रिय विषय रहा है कवियों का, चाहे वो नए हो या पुराने हो। पुराने में भी आप देखेंगे सब जगह सरयू पार कर रहे हैं, ये वो जा रहे हैं, और वहां पर जो है भगवान वहां पे ठहरे हुए हैं, कौन सी पंचवटी में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सारा वहां प्रकृति जो है अपने आप जो है आ जाती है। तो इस तरह से प्रकृति जो है वो कविता का, कवियों का प्रिय विषय रही, इसलिए प्रकारांतर से कहीं ना कहीं प्रकृति वो आ जाती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में आए चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में आए। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है सीधे साधे, जैसे देखा वैसा उसका जो है वर्णन कर कर दिया, ये होता है प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से होता है उसके उपादान आ जाना, उसके हिस्से कहीं ना कहीं आ जाना। कोई जल आ गया, वो आ गया, कहीं ये हो गया, ये पदार्थ आ गए, बादल आ गए, ये आ गए, ये सब चीजें ये प्रकृति के उपादान है, कहीं ऐसे आती है। अब प्रकृति का भी ये है कि प्रकृति भी एक रूप से नहीं आती। आप देखेंगे कि भाई प्रकृति जो है वो कभी कभी तो जो है सीधे आ जाती है, लेकिन प्रकृति जो है वो एक उपदेशक के रूप में भी आती है, जहां वो आपको संदेश दे रही होती है। और सी कविताओं में है कि जहां आपको जो है वो बता रही है कि क्या है, प्रकृति जो है आपको जो है संदेश वाहिका के रूप में भी आएगी। अगर आपने हरिऔध का प्रिय प्रवास पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि वहां पे जो है पवन दूत प्रसंग है, वो जाते हैं। यहाँ भी वो कहती है, प्रकृति का उतना वर्णन नहीं है उस तरह का, लेकिन है। वो कहती है पिए सो कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, हे भौरे हे कौए, तू जाकर के मेरे प्रिय से जो है मेरा संदेश जो है वो कहना। ये क्या है? ये प्रकृति जो है संदेश वाहिका के रूप में जो है आपके सामने जो है वो आ रही है। प्रकृति जो है आलम्बन रूप में भी आती है। आलम्बन का मतलब है जैसा आप देख रहे हैं अभी, जो मैं कह रहा था प्रत्यक्ष रूप में, और प्रकृति उद्दीपन रूप में भी आ रही है। उद्दीपन रूप का मतलब है भावों को और अधिक उद्दीप्त कर देना। प्रकृति जो है वो भावों को और अधिक उद्दीप्त कर देती है। जहां अक्सर होता क्या है कि उद्दीपन का प्रकृति के संदर्भ में वहां वर्णन होता है, वहां वो ज्यादा जो है कष्टदायक हो जाती है। जहां संयोग में सुख की प्राप्ति होती है प्रकृति के उपादानों के पास, वहीं पर जो है वियोग में वही उपादान जो है बहुत वो लगने लग जाते हैं। गोपियां अगर आप देखेंगे तो गोपियां मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे, तुम हो नीलज लाज नहीं आवत फिर पुहुप धरे। अब वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये पेड़ों पे नए नए पत्ते आ रहे हैं, हम परेशान हैं और ये अपना नए नए कपड़े पहन करके जो है खुश हो रहे हैं।
इस तरह से प्रकृति जो है वो जो है उद्दीपन रूप में भी आई है। जो प्रकृति संयोग में सुखदायक होती है वही वियोग में दुखदायी होती है। और इसी तरह से नागमती बिचारी जो है संयोग में अपने पति के साथ थी। अब कोई पहली बार तो है नहीं कि आषाढ़ गगन गन गाजा हो रहा है, इससे पहले नहीं है, और इससे पहले अगहन नहीं आया, पूस नहीं आया, ये महीने पहले नहीं आए, सब आए हैं पहले। पर पहले ये ध्यान भी नहीं जाता होगा कि ये जो है क्या हो रहा है। पहले जो है सिर्फ ये था कि जो है हम जो है ये कौन है ये? आप निकल जाइए ना, मैंने आपको बुलाया है यहाँ। क्यों आप इसको दिखा रहे हैं मुझे? तो प्रकृति जो है वो अलग रूप में भी जो है वो सामने आती है। प्रकृति उद्दीपन रूप में हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो हमारे भावों को उद्दीप्त करती है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो संयोग में सुख प्रदान करती थी वही वहां पर दुख प्रदान करती है। इस तरह से प्रकृति का रहस्यात्मक रूप भी होता है। तुम हो कौन और मैं क्या हूं, इसमें क्या है धरा सुनो, प्रकृति का रहस्यात्मक रूप है। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ सिला की शीतल सहाय, एक पुरुष भीगे नौने से देख रहा था प्रलय प्रवाह यहाँ है। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरता। तुम अगर हिमालय हो तो मैं सरता। ठीक इसी तरह से प्रकृति का रहस्यात्मक रूप भी यहाँ देखने को मिलता है। ये जो जहां मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये मानसरोवर है, ये मानसरोवर के किनारे की जो वनस्पति है वो है, ये सिंगल द्वीप के बगीचे हैं, ये सारे के सारे जो है रहस्यात्मक अभिव्यक्ति हैं। अभी तो मैंने बोला कि आम के बगीचों में ऐसी क्या बात है कि जो लोगों के घरों में लगे रहते हैं वो तो फिर दोबारा आ जाते हैं वही उन्हीं के नीचे बैठने के लिए। लेकिन वो इस तरह के सामान्य नहीं है। ये जो मानसरोवर है ये सामान्य नहीं है। इसलिए ये जो प्रकृति है, ये तोता जो है कोई सामान्य नहीं है, प्रकृति का उपादान है ये भी। इससे भी संदेश वो लेकर के वो जा रहा है, वो बताता भी है, सब कुछ है। लेकिन ये सब जो है प्रकृति के उपादान जो है, ये सारे के सारे जो है कई रूपों में रचनाओं में आते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके यहाँ प्रकृति जो है वो आपके उद्दीपन रूप में भी जो है और रहस्यात्मक रूप में भी सामने आती है। आप देखेंगे प्रकृति जो है जहाँ वो षट ऋतु का वर्णन कर रहा है, प्रकृति आलम्बन रूप में भी है, वो उद्दीपन रूप में भी है, वो रहस्यात्मक रूप में भी है। इन सभी रूपों में इसके जैसी के यहाँ आपको जो है देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने पॉइंट आपको जो है बताया कि यहाँ प्रकृति इस रूप में है। फिर आता है रस योजना। रस योजना का मतलब है कि रस को काव्य की आत्मा माना गया है। अगर कविता को पढ़ करके जो आनंद प्राप्त होता है वही रस होता है। विभावानुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और व्यवचारी भाव या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। लेकिन रस जो है वो कविता की आत्मा माना गया है। जैसे आप काव्य शास्त्र में आप पढ़ रहे होंगे सुबह, जो है कल आपने पढ़ा होगा सुबह 9 बजे, वहां आएगा कि वहां पे सिद्धांत और रीति सिद्धांत है, ध्वनि है, वक्रोक्ति है, औचित्य है, सारे हैं। लेकिन रस जो है वो काव्य की आत्मा है, क्योंकि बिना रस के जो है जो कविता है वो उसमें जो है कोई दम नहीं है। जैसे ठीक उसी तरह से जैसे इंसान में अगर आत्मा नहीं है तो बेकार है, उसी तरह से कविता में रस की निष्पत्ति या रस की प्राप्ति मानी गई है। प्राचीन कविता मध्यकालीन कविता तक जो पुरानी कविता है उसमें रस को अनिवार्य माना गया कि पढ़ करके अगर मान लो आपको खुशी नहीं हुई, आपको सुख नहीं मिला तो फिर क्या फायदा है। तो इसलिए वहां माना गया कि ये रस जो है वो महत्वपूर्ण है, वो अनिवार्य है। अब आप देखिए कि भाई जो रस है वो कितने तरह का, वो तो 9 तरह के जो है रस बताए गए। अगर आप इसमें देखेंगे कि पद्मावत पर अगर देखेंगे सभी कविताओं में जो आपके कोर्स में लगी सब में जो है रस है कहीं ना कहीं।
अगर आप यहाँ आकर के देखेंगी भाई कौन सा इसमें जो है रस है, तो आप देखिए उसमें जो है ज्यादातर रस में श्रृंगार है, वीर है, शांत है, करुण है, रौद्र है, ज्यादातर सारे रसों की उत्पत्ति हो जाती है वहां पर। कहीं वो जो है ईश्वर की बात कर रहे हैं, शांत रस है, कहीं श्रृंगार की बात और प्रेम की बात कर रहे हैं, जब श्रृंगार और प्रेम होगा वहां पर श्रृंगार की बात हो रही है, कहीं वो जो है विभत्स की बात कर रहे हैं, आते निकल करके घोड़े पे डालनी फिर दोबारा उस पे डाल के, ये विभत्स है, वो जो है युद्ध हो रही है, वीर रस है, तरह तरह के रस इसमें जो है विद्यमान है। पर इसका जो मूल रस है वो, या जिसे अंगी रस कहेंगे, वैसे तो इसमें रस की दृष्टि से सभी रस विद्यमान है, लेकिन इसका जो अंगी रस है वो शांत रस है, क्योंकि पूरी की पूरी कथा का पर्यवसान जो है वो भक्ति में या शांति में होता है, या मोक्ष प्रदानी के रूप में आता है, इसलिए शांत रस में इसकी निष्पत्ति हो जाती है। सारे रस मिल करके जैसे गंगा में बहुत सी, गंगा कोई ऐसे ही थोड़ी बन गई, जहां से निकलती है वहां से तो एक वैसी ही धारा आ रही है, लेकिन उसमें जो है बीच में और नदियां और वो झरने, वो थोड़े थोड़े वो नदियां, ये वो छोटी मोटी जो है तालाब, ये सब मिल करके उसमें जो है गिर रहे हैं, और बाद में आकर के वो जो है गंगा जो है वो बन गई। तो इस तरह से जो सारे रस तो इसमें हैं, लेकिन सारे रस धीरे 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 कहाँ लेकर के जा रहे हैं, शांत रस में उन सबका जो है पर्यवसान जो है हो रहा। आइए अब बात करते हैं कि कविता का एक दूसरा पक्ष भी होता है, और वो है कला पक्ष। कला पक्ष में जो है सबसे प्रमुख है भाषा। भाषा जो होती है वो अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषा को जो कहा जाता है क्या है कि किस काम आएगी, भाषा विचार विनिमय का साधन है। अगर मेरे पास भाषा नहीं होती, आपके पास भाषा न होती, तो मैं जो बोल रहा हूं वो आप कैसे समझते? आप समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए समझ रहे हैं आप, क्योंकि मैं भी वही भाषा बोल रहा हूं, मेरी भाषा के शब्दों में वही अर्थ है जो आपकी भाषा के शब्दों में अर्थ है। तभी तो आप, अगर मान लो भाषा के शब्दों का अर्थ ही बदलता चला जाए, तो सारे के वो जो है फिर कैसे समझ आएगा? फिर तो विचार विनिमय का साधन ही नहीं बनेगी। तो भाषा विचार विनिमय का साधन मानी गई है, और भाषा के अभाव में भाव जो है वो गूंगे की तरह से होते हैं। जैसे कि किसी गूंगे व्यक्ति से ये पूछा जाए, कुछ आप जो है कोई खा खिला दो, और उससे पूछो हाँ भाई क्या, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, सूरदास ने जैसे कहा है, परम स्वाद सब ही सु निरंतर अमित तो सुख जावे, मणवाणी सो आगम गोचर जो जाने सो पावे। उससे पूछो कि भाई मीठे फल का रस पीने पे भाई कैसा लगा तुम्हें? नहीं है उसके पास भाषा, इसलिए वो उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरह से भाषा के अभाव में जो भाव हैं आपके अंदर, वो गूंगे व्यक्ति की तरह से मौन रह जाएंगे, उनको आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे, वो दिक्कत हो जो होगी। तो इसलिए भाषा को अनिवार्य माना गया, मनुष्य के विचार विनिमय के लिए अनिवार्य माना गया। अब ये अलग बात है कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार भाषा जो है वो हमेशा जो है वो बदलती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। मध्यकाल में आकर के आप देखेंगे कि दो ही भाषा प्रमुख रूप से जो है वो सामने आती है। एक भाषा वो जो कि ब्रज है, और दूसरी भाषा वो जो अवधी है। दो ही भाषा प्रमुख रूप से जो है सामने आई। ब्रज भाषा का प्रयोग जो है कृष्ण काव्य में जो है किया गया, और अवधी भाषा का प्रयोग जो है ये तुलसीदास वगैरह राम काव्य के कवियों ने थोड़ा बहुत किया, उन्होंने कुछ लोगों ने उसका प्रयोग किया, ज्यादातर ने, क्योंकि उसकी जो मेन मेन जो भाषा रही मध्यकाल की वो ब्रज भाषा ही रही। पर तुलसीदास जैसे लोगों ने अवधी भाषा का, जायसी जैसे लोगों ने अवधी भाषा का भी प्रयोग किया। तो जायसी का भाषा की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो जायसी ने इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया। अवधी जो अवध में बोली जाने वाली अवधी थी, उसको उन्होंने अपनाया, ब्रज को नहीं अपनाया, उन्होंने अवधी भाषा को अपनाया। कारण है, आपने देखा ब्रज भाषा में एक भी सुंदर प्रबंध काव्य देखने को नहीं मिलता। ब्रज भाषा में
जैसे ये पद्मावत ग्रंथ है ना, इस तरह का कोई भी एक अच्छा ग्रंथ देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रज भाषा की जो प्रकृति बनी ना, वो मुक्तक काव्य के लिए बनी। अब देखो ना, कितना बड़ा कृष्ण काव्य है, कितना बड़ा हुआ है, तो उसमें कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिल रहा जिसमें कि जो है इस तरह का जो है कथा चलती हो, सब मुक्तक में। इसलिए उन्होंने जो है, क्योंकि उन्हें तो कथा कहनी थी, कहानी कहनी थी, इसलिए उन्होंने जो है उसके लिए जो है उन्होंने देखा कि जो है ये अवधी भाषा है, ये ज्यादा जो है सटीक उन्हें लगी होगी, तो उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। अब भाषा भी कोई ऐसी नहीं होती, तरह तरह से लोग अपने ढंग से करते हैं। अगर हम इनकी भाषा पर बात करें कि भाई इनकी भाषा में ऐसी क्या खास बात है जो वो है, तो इनकी भाषा में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने जो है भाषा की सरलता का गुण है। ध्यान रखिएगा इसको, जो पिछली बार पूछ रहे थे कि अगर मान लो वो सिर्फ ये कह दे कि इसकी अभिव्यक्ति कला पर विचार करो, तब सवाल का जवाब जो है कैसे बनेगा, इस पर बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा डिटेल है, कैसे उसको करेंगे। तो भाषा के अपने एक गुण होते हैं, वो है भाषा की आंतरिक गुण। भाषा की आंतरिक गुणों में क्या है? भाषा की सरलता। भाषा जो है वो बड़ी सरल है। वो सरल का मतलब है कि वो आसानी से समझ में आ जाती है, उसे समझने में किसी प्रकार की कोई वो दिक्कत जो है वो नहीं होती है। ये भाषा की सरलता कहलाती है। किसी को भाषा की हम कहेंगे कि भाषा पढ़ने में सरल है। फिर है भाषा की सरसता। सरसता का मतलब है ये जो मैं बोल रहा हूं ना, आप ये देखिएगा, ये सभी पर एप्लीकेबल होगा, जो भी आप मैंने पहले बोला है। हर एक में भाषा की सरलता होगी, भाषा सरल सरस भी होगी। इनके यहाँ भी भाषा की सरसता जो है वो अनेक स्थलों पर जो है वो देखी जा सकती है। इनकी भाषा भी जो है वो सरस है, वो बहुत अच्छी है। जहाँ नागमती वियोग कर रही है, वहां भाषा जो है बहुत उस तरह की हो गई है, बहुत सरस हो गई है। वो जो है अपने कंत के लिए किस तरह से बेचैन है, वो जो वर्णन किया गया है, वो भाषा बहुत सरस है, अच्छी लगती है। तो इस तरह से भाषा की सरलता, भाषा की सरसता और भाषा की प्रवाहता, भाषा में एक गति होनी चाहिए। वो भाषा ज्यादा अच्छी भाषा नहीं मानी जाती जो रुकती हुई चलती है। एक प्रवाह होता है जो कि एक गति से जो है बहता चला जाता है। वो नदी अच्छी नहीं मानी जाती जो थोड़ी सी यहाँ है, पानी बह रहा है, थोड़ा सा यहाँ भरा हुआ है, फिर थोड़ा सा बीच में ऐसे ही सूखा है, फिर थोड़ा सा वहां भरा हुआ है, फिर थोड़ा सा वहां हुआ है। तो वो नहीं, जैसे नदी का प्रवाह एक गति से बहता रहता है, वैसे ही भाषा में भी एक गति होती है, उसका एक प्रवाह होता है, और वो आता है छंदों से। क्योंकि छंदों से इसलिए आता है कि छंदों के प्रयोग से जो है क्या होता है, वो आगे बात आएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उसमें जो है छंदों में मात्राएं और वर्ण सब पहले से तय होते हैं कि ये छंद है, इसमें इतने वर्ण होंगे, इतना ये होगा, इसलिए यही होगी इसकी। तो इसलिए ये जो इनकी जो भाषा है, उसमें सरलता, सरसता, प्रवाहता, भावानुकूलता, जैसा भाव है उसके अनुसार भाषा है। भाव अगर कठोर है तो भाषा कठोर है, भाव अगर जो है कोमल है तो भाषा कोमल है। जैसा भाव है तो वैसी भाषा का उन्होंने जो है प्रयोग कर किया है। अब इसी में एक और बात आ जाती है कि भाषा का प्रयोग तो किया है, लेकिन उस भाषा को सशक्त बनाने के लिए, उस भाषा को अच्छा बनाने के लिए जो शब्द भंडार है, आपने सुन रखा है, कोई ऐसी चीज मैं नहीं बता रहा कि जो आपने सुनी नहीं हो। तो शब्द भंडार जो होता है वो किसी भी भाषा की जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना सशक्त होगा, मजबूत होगा, वो भाषा उतनी अच्छी होगी, उतनी मजबूत होगी। अगर शब्द भंडार कमजोर है, जैसे पहले हिंदी थी, हिंदी कमजोर थी, आपने कितने शब्द ले रखे हैं इधर उधर के। रेलगाड़ी हमारा शब्द थोड़ी है, RAIL अंग्रेजों का था। स्टेशन आज आप रोज बोलते हैं, अनपढ़ लोग भी बोलते हैं स्टेशन, हमारा शब्द, हमारा थोड़ी है ये तो अंग्रेजी का शब्द है स्टेशन।
और हमने उसको आज जो है अपना बना करके उसको जो है प्रयोग करना जो है शुरू कर दिया, हमने उसको रख लिया। पहले हमारे यहाँ था ही नहीं, होता कहाँ से? हमारे यहाँ रेल ही नहीं थी, तो रेल शब्द कहाँ से आता? आपने रेल शब्द जो लिया है वो अंग्रेजी से ही तो लिया है ना, वो आपका थोड़ी ही है। और उसको लिखने लग गए, रे एक ही मात्रा और ले, रेल स्टेशन। वहां वो लिखते थे दूसरे ढंग से, आप लिखने आधा से टे शैन स्टेशन ऐसे लिखने लग गए। एक्चुअल में तो हमारा नहीं था, पर हमने उसको इस रूप में उसको जो है स्वीकार कर लिया। ऐसे हजारों लाखों शब्द आपको मिल जाएंगे अब हिंदी में, कि जिसमें कि अंग्रेजी के शब्दों का भी या दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग जो है हम बाकायदा जो है करते हैं। लोग करते थे पुराने टाइम में भी। और इसीलिए जो है जिस भाषा का शब्द भंडार जितना परिष्कृत होगा, वो भाषा उतनी ही जो है सशक्त होती है। अब आप इस पे बात आती है, लोग जो मैथमेटिकल ढंग से बात करते हैं, तो 4 तरह के जो है शब्द हुआ करते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो कि एज इट इज जो है संस्कृत से लिए जाते हैं। हस्त है, नेत्र है, जीव्या है, कर्ण है, ये सारे के सारे जो है अंजलि है, ये सब के सारे शब्द जो है संस्कृत के हैं। तो बहुत सी जगह आप देखेंगे तो कि रचनाकार जो है वो संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग करता है। वे तत्सम शब्द हैं। जो शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं वो तत्सम शब्द हैं। जो बिगड़ करके आते हैं वो जो है तद्भव शब्द हैं। जैसे जीव आ गया, जीव्या की जगह जीव है, तो जीव जो है तद्भव है। नेत्र की जगह आंख है, तो आंख जो है वो तद्भव है। ये आपको जो है बताने चाहिए किसी भी भाषा की, जब कला पक्ष में भाषा पर विचार कर रहे हो तो उसमें बताने चाहिए कि रचनाकार ने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी चारों प्रकार के शब्दों का जो है इसमें प्रयोग किया। विदेशी शब्द कौन से हैं? जो अरबी फारसी के हैं, अंग्रेजी के हैं, जो इन शब्दों का प्रयोग जहां से लेकर के किया है, तो वो जो है विदेशी शब्द है। देशज शब्द कौन से? जो कि आपके जो है रूटीन में जो अपने जीवन में जो है बोले जाते हैं, उनका जो है प्रयोग जो है वो देशज शब्दों के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है ये कहेंगे कि ये इनकी भाषा है, ये भाषा के गुण हैं, इनकी भाषा में ये वाले जो है शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये अगर लेसन देखेंगे तो वहां पर आपको हो सकता है छटे हुए मिल जाएं, या किताबों में सब जगह ये चीजें जो है छटी हुई आपको मिल जाएंगी। वहां से 2-4 शब्द वैसे ही किताब पलटेंगे तो उसी में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना चाहिए। फिर आती है बात जो है छंद की। अभिव्यक्ति कला में छंदों का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छंदों में एक लय होती है, एक गति होती है, वो पूरी तरह से निर्धारित होती है। वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छंद जो है चले जा रहे हैं। अब क्यों नहीं लिखे जाते? अब क्यों नहीं लोग छंदों में लिख देते? क्योंकि छंदों की एक निश्चित मात्रा है। मेरी भव बाधा हरो 13 मात्राएं हैं। राधा नागरी सोय 11 मात्राएं हैं। जातन की झाई परत श्याम हरि द्युति हो। बिहारी का छंद है, पहला ही छंद है ये, उनका मंगलाचरण है ये, कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। तो अगर दोहा छंद है तो उसके लिए एक नियम है कि दोहे में 13 + 11 के हिसाब से 24 मात्राएं होती हैं। अब उसी के हिसाब से जो है वो गति होगी, उसी के हिसाब से जो है सब कुछ होगा। अब आपने रहीम के दोहे पढ़े कोर्स में भी? अभी नहीं, 4th सेमेस्टर में लगा हुआ है। तो वहां अगर आप देखेंगे तो वहां रहीम के दोहे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। माया दीपक कबीर का, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम माहि पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान के एक आधो ग्रंथ। तय है पहले से कि ये जो छंद है इसमें इतनी मात्राएं होंगी, इतना ये होगा, और इसीलिए उसी गति से चलेगा ना। हम तो उस गति से, वो ये तो लोग पूरे सिद्धहस्त थे, इनको तो अंदर बसा हुआ था।
तो इसलिए इन्होंने उसका जो है प्रयोग किया। पर अब क्योंकि नई कविता है उसमें प्रयोग नहीं होता है इन सब चीजों का, छंद फंद ये सब भाग गए सब। अब लोग कहते हैं कि ये क्या रस फस, काय का रस, कुछ नहीं, दिमाग इतना परेशान है, तुम रस ढूंढ रहे हो। मुक्ति वो जैसे आदमी जो है वो बात कर रहे हैं ज्ञान की, बात कर रहे हैं दिमाग की, आप उसमें रस कहाँ से ढूंढ करके लाओ, क्योंकि वो खुद ही रस नहीं था अंदर, तो बाहर कहाँ से प्रकट होगा। रस तो उनके जिनके अंदर होगा, उन्हीं की कविता में रस जो है वो प्रकट होगा। वो तो दिमागी कविता है, दिमाग से जो है वो उस तरह की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां नए कवियों के यहाँ रस नहीं। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार वह नहीं दिखता, वह नहीं दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलस्मी खो में गिरफ्तार कोई एक। अंधेरे में कविता की शुरू की पंक्तियां हैं ये चेतन और अवचेतन मन का द्वंद है। अब ढूंढो इसमें रस कहाँ ढूंढोगे। वो तो खुद ही इतने वो बता रहे हैं कि जैसा ऐसा है समाज में, ये है वो है, आदमी का मन ऐसा होता है, वो होता है, अंतर मन है बाहर मन है, ये द्वंद चल रहा है, वो चल रहा है। जैसा जिंदगी में द्वंद वैसे ही कविता में द्वंद। तो इसलिए जो है ये जो रस है ये प्राचीन कविता में ही रहा। और ये सॉरी, ये जो आपका जो छंद है ये प्राचीन कविता तक ही रहा, और ज्यादा से ज्यादा भारतेंदु तक इसको घसीट करके ले गए। उसके बाद ये जो पंत जी निराला ने बाद में चल करके, तो निराला ने उस छंद बंधन को तोड़ दिया, मुक्त छंद कहा कि उन्होंने कि ये छंद बंधन खत्म है। तो छंदों का प्रयोग जो है वो भाषा में गति लाने के लिए, भाषा में एक प्रवाह लाने के लिए, भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए एक जो है बहुत बड़ा वो है। इनका प्रयोग इसीलिए किया जाता है ताकि इनमें कविता जो है एक दो पाठों के बीच में चलती है। उसमें ये नहीं है कविता जो है ऐसे चलती है कि एक प्रवाह से चलती रहे, जैसे नदी है, दो किनारे हैं, किनारों के बीच में जो है सीधी बहती चली आती है, एक ही रफ्तार से बहती चली जाती है। लेकिन जहां किनारे नहीं है वहां वहां चारों तरफ फैल जाती है। तो ये छंद जो है कविता के प्रवाह को एक उसमें बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे नदी को बिखरने से बचाने के लिए दो तटों की आवश्यकता होती है, वैसे ही छंदों को बचाने के लिए या कविता को संभालने के लिए, उसके बिखराव को रोकने के लिए छंदों की आवश्यकता होती है। यहाँ आप कमल जो देखा नैन भा निर्मल नीर शरीर, ऐसा जो है देखा कमल जो देखा नैन भा, ऐसा कमल जैसा जो है रूप देखा, निर्मल नीर शरीर, उसका बिल्कुल शरीर जो था एकदम निर्मल। ऐसे है, ये एक कविता है, ये छंदों में बंधी हुई है दोहा। दूसरी तरफ कविता है वो जो है उसका है ही नहीं कोई हिसाब किताब। ये है कथा, एक लाइन, व्यक्ति की नहीं एक संस्कृति की है दूसरी लाइन, यह है कथा तीसरी लाइन, विशिष्ट अति वेगवान चौथी लाइन, पांचवी केवल भारत की धरती पर थी प्रभयवान पांचवी लाइन। बताओ कोई है कोई इसका। भवानी प्रसाद मिश्र की कालजयी की है ये पहली शुरू की पंक्तियां। तो छोटी बड़ी जैसे भाव टूटे फूटे वैसे ही जो है कविता जो है उसी तरह से। यहाँ पर वो प्रवाह नहीं आपको देखने को मिलेगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे और जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, ऐसा आपको देखने को। तो से बड़ो है कौन, मुंह से छोटो है कौन, तो से खरो है कौन, मुंह से खोटो है कौन, ऐसा आपको यहाँ जो है फिर नहीं मिलेगा अगर छंदों का प्रयोग नहीं होगा। और इसीलिए वहां जाकर के कविता का कुछ है ही नहीं। एक लाइन की एक एक शब्द और दूसरा इतने शब्द। मैंने जो आपको उदाहरण देकर के समझाना चाहा, तो छंदों का प्रयोग जो है भावों के प्रवाह को बिखरने से बचाने के लिए होता था। मध्यकाल में भी इसका खूब प्रयोग हुआ। जायसी की कविता को जब हम छंद की दृष्टि से विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जायसी ने अपनी कविता में, यूं तो छंदों का बहुत तरह के छंद है, वर्णिक है, मात्रिक है, दुनिया भर के आप लोगों ने भी देख रखे हैं, लेकिन उन्होंने केवल दो छंदों का प्रयोग अपनी कविता में किया है पद्मावत में। एक तो वो जो छंद प्रयोग करते हैं वो है दोहा, और दूसरा है चौपाई। दोहा और चौपाई का ही प्रयोग इनकी कविता में आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं छंदों को इन्होंने अपनाया है और किसी छंद को अपनी कविता में स्थान नहीं दिया है। फिर इसके बाद आता है अलंकार। अब अलंकार तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा
जब आप पढ़ के आए हैं और उसमें वहां देखा होगा, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो है वो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण भिन्न विराज ही कविता बनिता मित्र। हे मित्र, आभूषण के बिना कविता और बनिता दोनों ही शोभा नहीं पाते हैं। ये एक विचार केशव का था, वो अलंकारवादी आचार्य थे। पर ऐसा है नहीं, ऐसा केशव ने कहा है पर ऐसा है नहीं। कई बार होता है बहुत अच्छी, अभी मैंने आपको निराला की कविता सुनाई थी, कोई छंद कोई उसमें नहीं है, कोई उस तरह का नहीं है कि उस तरह का उसके साथ जो है इतना बड़ा जो है वो प्रपंच जुड़ा हुआ है। पर रस है उसकी, एक कविता में नहीं आ रहा, दूसरी में आ रहा है, वो मन को छूता है। तो जो कविता है, अगर उसको अलंकारों का प्रयोग करने से अगर कविता जो है सुंदर बनती तो वो तो फिर बात ही कुछ नहीं रहती, बल्कि ज्यादा अलंकारों का प्रयोग करके तो कविता और वनिता दोनों ही जम जाएंगे। अगर मान लो कोई स्त्री है, 100 तोले का सोने के को उसको वो पहना दो, ठीक है, अब मरी पड़ी है, क्या करोगे? कहोगे कितनी सुंदर है? नहीं। इसी तरह से अगर कविता है और उसको तुमने अलंकारों से लाद दिया तो कविता जो है कहाँ रह जाएगी? कविता तो रहेगी नहीं। तो इसलिए वो जरूरी है कि उसमें जो है जो कविता है उसमें जो है वाकायदा जो है अलंकारों का प्रयोग ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है अलंकारों का प्रयोग करने के लिए जो है सारा वो करें। आप कैसे अलंकारों का चुनाव करते हैं? जब आप में से भी कई बच्चे होंगे जो वो कर रहे हैं, कि कई बच्चे होंगे जो कि वो अटेंड कर रहे हैं ये क्लास, वो आप जब जाते हैं वहां पर तो आप जो है कैसे कैसे जो है वो करते हैं अलंकारों का चयन? आप अलंकारों का चयन जो है ऐसे ही करते हैं कि जो है गए दुकान पर, देखा और आपने देखा कि भाई ये जो है अलंकार मुझे पसंद है। ठीक इसी तरह से रचनाकार भी जो है वो यही करता है कि भाई कि वो देखता है, बेटे फोटो आ रही है, हेलो, यस सर, आ रही है सर, आप दिख रही आ रही है ना? ठीक है, आवाज भी आ रही है ना? हाँ जी, यस सर, ठीक है, ओके। ठीक उसी तरह से वो जो है प्रयोग करता है जैसे आप लोग करते हो। आप कहते हो जी तुलसीदास तो जो ये उपमा देने के बड़े माहिर हैं, उन्हें कहा जाता है कि उपमा के बादशाह हैं, उपमा देने के बादशाह। उभय बीच सिय सोहति कैसे जीव ब्रह्म बिच माया जैसे। राम लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं, वो उसको दूर से देख करके कह रहे हैं कि वो कैसे लग रहे हैं, उपमा दे रहे हैं वो कि दोनों के बीच में सीता कैसे शोभायमान है। उभय बीच सिय सोहति कैसे जीव ब्रह्म बिच माया जैसे। जीव और ब्रह्म के बीच में जैसे माया होती है, ऐसे जो है सीता जो है वो शोभायमान हो रही है, वहां पर जो है वो ऐसे दिखाई दे रही हैं। तो ये उपमा के माहिर हैं। कुछ लोग उत्प्रेक्षा के माहिर हैं, जहां जानो मानो को प्रयोग किया जाता है। पर अलंकारों का प्रयोग जो है वो ये माना जाता है कि अलंकारों का प्रयोग जो है वो स्वाभाविक होना चाहिए, अस्वाभाविक नहीं होना चाहिए। अस्वाभाविक, स्वाभाविक होना चाहिए। जैसे मेकअप करते हैं, कैसे करते हैं? अगर स्वाभाविक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अलंकारों का प्रयोग होना तो चाहिए, लेकिन कम इतना होना चाहिए कि कविता अलंकारों के बोझ के आगे दब न जाए। इसीलिए जो है क्या हुआ, केशवदास की बहुत आलोचना हुई। उन्होंने एक जगह जो है उपमा अलंकार देने के कारण भगवान राम की तुलना उल्लू से कर दी कि वो रात को जगे हुए जैसे उल्लू हो। लोगों ने बड़ा उसका विरोध किया, आपत्ति जताई कि भाई ये क्या बात हुई। उसकी उनका निरादर कहता है, क्योंकि वो अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकार के फेर में आकर के करके कभी कभी ऐसा होता है, पर अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग होना चाहिए, यानी नेचुरल प्रयोग होना चाहिए। जो अपने ढंग से उसमें आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई जरूरी नहीं है, बगैर अलंकार के भी कविता हो सकती है। क्यों?
क्योंकि जो चीज सुंदर है, अच्छी है, जो वो लग रही है, प्रभावित कर रही है, उससे कोई नहीं मोहताज जेवर का, जिसे खूबी खुदा ने दी। अगर कविता या बनिता दोनों ही है, अगर कविता अच्छी है तो उससे भी अलंकार की कोई जरूरत नहीं है, अगर बनिता है तो उसे भी कोई अलंकार की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छी है तो है, पैनी तो पत्थर में भी पैनी। जो चीज अच्छी है उसको कैसे कोई नकार देगा, उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई अलंकारों का प्रयोग करो, लेकिन ऐसे मत करो। आप अपनी कविता में इसमें देखेंगे कि अलंकारों का जो है प्रयोग किया गया है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, जो चर्चित अलंकार है, क्योंकि ये तो बड़ा ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है। क्योंकि ये नहीं है कि आपके कोर्स में एक ये नागमती का विरह वर्णन है तो वही से समीक्षा होगी, वो पूरी किताब के आधार पर ही होती है। तो वो सब जगह आपको जो है ये अलंकार जो है, जो आपको याद है, जो जिनके नाम आपको पता है, सब आपको इनके यहाँ जो है वो देखने को जो है वो मिल जाएंगे, इस तरह के अलंकार आपको। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जायसी के पद्मावत में अलंकारों का प्रयोग हुआ है, लेकिन रचनाकार ने अलंकारों का जो है स्वाभाविक प्रयोग किया है। वो वहां पर किसी तरह की कविता को बोझल नहीं बनाते, बल्कि उसके सौंदर्य की वृद्धि के लिए आए, और इन तरह के अलंकारों का इनके यहाँ पर जो है वो प्रयोग हुआ है। और इस तरह का एक उदाहरण जो है ये रहा, जो आपको याद हो जाए, जो आपको याद हो जाए। आपको ये इसीलिए नहीं वो ज्यादा बोल रहा, क्योंकि आप सब अलग अलग करें ना, आप उसको देखें कौन सा आपको सरल लगता है, कौन सा वो लग रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से जो याद हो वो वहां पर रख दीजिए। फिर है बिंब योजना। बिंब योजना का मतलब है कि रचनाकार ने शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन किया है कि उसका चित्र आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है, जिसे हम पहले प्राचीन आलोचना में बिंब चित्र योजना कहते थे, अब उसे कहते हैं कि वे बिंब है। ये बिंबों का प्रयोग इन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो जहां पर रचनाकार ऐसा वर्णन करे कि उसका चित्र उपस्थित हो जाए, वहां उसकी बिंब योजना सफल जो है मानी जाती है। अगर आप इसको भी देखते हैं, पद्मावत को भी देखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें तो स्थान स्थान पर बिंब जो है वो भरे पड़े, जहां का आप देखने चाहें। इतने मैंने उदाहरण जो आपको बोल रहा था, चाहे वो षट ऋतु का है, चाहे 12 मासा का है, चाहे नागमती का विरह का है, चाहे वो जो है पद्मावती के सौंदर्य का है। एक जगह पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन आता है उसमें नक्शिक वर्णन में, कि पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो एक जगह कहते हैं कि पद्मावती की जो मांग है ना, जिसे चीर कहते हैं, मांग निकालते हैं ना जो, तो पद्मावती की मांग का वो वर्णन करते हुए वो एक जगह कहते हैं कि पद्मावती की मांग जो जो मांग है वो ऐसे लग रही है जैसे उसमें खून भरा हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अब वो उसके सौंदर्य को बता रहा है कि पद्मावती के जो स्किन है, उसने जो है मांग निकाल रखी है। मांग निकाल रखी है तो उसमें से वो जो उसकी जो सर की जो उसके सिर की जो स्किन है वो अलग अलग हो गई, उसमें दिखाई दे रही है। और दिखाई दे रही है तो वो स्किन इतनी पतली है, वो इतनी साफ है, वो इतनी स्वच्छ है कि उसमें जो ब्लड जो चल रहा है उसकी वजह से वो लाल लाल जो है वो दिखाई दे रही, होती नहीं है। और फिर भी वो कर रहा है, इस तरह से वर्णन कर रहा है, तो ठीक है। वो जहां मैंने पहले आपको बताया था कि सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोर केस मुरकाई। पद्मिनी जो है वो सरोवर के किनारे जो है आ गई, मानसरोवर के। उसने उस अपने जूड़े में से वो जो लगा रखा था क्लिप वो निकाला, और जैसे ही बालों पर जो है झटका दिया, और उसके बाल जो है वो चारों तरफ जो है वो फैल गए। नहीं समझ में आ रहा हो बिम, तो आप देखते ना सनसिल्क और क्या, और कैसे बाल फैल जाते। अब ये बाल कोई सामान्य स्त्री के बाल नहीं, ये बाल हैं पद्मावती के। पद्मावती जो है ईश्वर है, और इसीलिए वो फिर वर्णन कर रहा है कि जैसे ही उसने बाल खोले तो चारों तरफ जो है वो अंधकार छा गया। अब ये जो है एक चित्र है, वो वहां आई, उसने बाल खोले
उसने बाल फैलाए और चारों तरफ जो है मौसम है वो कैसा हो गया, जैसे कि जो है अंधेरा हो गया। ये एक चित्र है। नागमती विरह वर्णन में सारे ही चित्र हैं कि भाई छप्पड़ है, वो चूर है, ये हो रहा है, सब उसी के। वो रोती हुई जो है जा रही है, वो उसका बिंब है। वो जो है वो वहां पर वृक्ष के पास जा रही है, को उससे कह रही है उसके पैर जल करके, हाँ उसके पर जल जाते हैं, पत्ते जो है जल जाते हैं। ये भी चित्र है। ज्यादातर जगह आप देखेंगे कि वहां पर आपको चित्र जो है दिखाई देगा, वहां पर जो है बिंब योजना है। आप कोई जो आपको याद हो जाए आप उसको लिख सकते हैं कि भाई ये यहाँ पर हम इसकी बिंब योजना को भी देख सकते हैं। अब है लक्षणा शक्ति। जहां पर मुख्य अर्थ में बाधा हो और कोई दूसरा अर्थ लगाना पड़े, वहां लक्षणा शक्ति हुआ करती है। जहां मुख्य अर्थ में, मुख्य अर्थ का होता है जहां की सीधा शब्दार्थ में बाधा हो, वहां होता है, वहां लक्षणा शक्ति होती है। तो शब्दार्थ में जहां बाधा होगी, यानी सीधे अर्थ में बाधा होगी, वहां लक्षणा शक्ति है। जैसे सीता का अर्थ सीता नहीं लग रहा, सीता तो बेचारी गाय है। अब सीता का सीधा अर्थ तो सीता लड़की है, लेकिन वो कह रहा है कि सीता तो बेचारी गाय है। अब गाय है तो गाय जो है वो कैसे हो, गाय तो पशु है, लेकिन अर्थ लग रहा है कि भाई गाय की तरह से ही सीधी सादी है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी। आंखें भूखी नहीं होती, आंखें तो देखने का काम करती हैं। लेकिन जब वो इससे कह रही हैं तो इसका अर्थ है कि वो दर्शन के लिए, हरि दर्शन के लिए ललाहित है। तो जहां सीधा अर्थ ना लगे और हमें कोई जो है दूसरा अर्थ लगाना पड़े, यानी हमें लक्ष्यार्थ लगाना पड़े, वहां शब्द की लक्षणा शक्ति होती है। और मोटी पहचान बता रहा हूं, जहां पर की जो है मुहावरे होंगे, वहां पर लक्षणा शक्ति होती है। जहां कहीं भी मुहावरा आएगा वहां लक्षणा शक्ति जो है अवश्य होगी। और आप ये बताएंगे कि इसके प्रयोग से, लक्षणा शक्ति के प्रयोग से कविता यानी जो भाषा है उसकी अर्थ देने की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें एक वक्रता आ जाती है, उसमें एक तीखापन आ जाता है, बात को कहने की कला आ जाती है। और इसीलिए जो है वो भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग मानी गई है लक्षणा शक्ति। कोई भी जहां अलंक आप देखेंगे कि जहां पर भी आपको वो मिलता है अलंकार, वो मुहावरा, वहां पर आप देखेंगे कि लक्षणा शक्ति होगी। कोई एक उदाहरण देकर के आप अपनी बात को समझा सकते हैं। इस तरह से जो मैंने अभी तक आपसे बात की वो ये बात की है कि भाई कोई भी जो कविता है उसके दो पक्ष के, कोई भी रचना हो उसके दो ही पार्ट हो सकते हैं, एक भाव पक्ष और एक दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष को मिलाकर के ही किसी भी कविता के काव्य सौंदर्य को समझा जा सकता है। इसके बिना जो है वो नहीं समझा जा सकता। जितना महत्वपूर्ण भाव पक्ष है उतना ही महत्वपूर्ण उसका कला पक्ष भी होता है। जितना महत्वपूर्ण शरीर है उतनी ही महत्वपूर्ण जो है आत्मा भी हुआ करती है। इस तरह से आप कहेंगे कि जायसी का जितना महत्वपूर्ण या जितना उनका भाव पक्ष जो है परिष्कृत है, उतना ही सशक्त उनका जो है कला पक्ष भी है। जितना उनका प्रभावशाली जो है भाव पक्ष है, उतना ही सशक्त जो है उनका कला पक्ष भी है। और इस तरह से इनके माध्यम से आप जायसी के पद्मावत के काव्य सौंदर्य की चर्चा कर सकते हैं। ना केवल इसकी बल्कि जो भी प्राचीन कविता है उसके सबकी चर्चा इनके आधार पर एक एक चीज को लेके होगी। समझदारी यही है, जो पूछेगा वही आपको बताना है। अगर वो कहता है इसकी अभिव्यक्ति कला बताओ, तो आपको बाद वाले पोर्शन पे विचार ज्यादा बल देना है, उसी को कहना है। और अगर वो कहता है कि इसका भाव पक्ष को वो प्रति ये बताओ, इसका वस्तु पक्ष बताओ, तो फिर भाव पक्ष पर ज्यादा बल होगा। जैसा पूछा जाता है वैसा जवाब जो है दिया जाता है। लेकिन वो पूछेगा तो यही पूछेगा कि उसका काव्य सौंदर्य बताओ। अगर ऐसे नहीं पूछा तो काट के पूछ लेगा कि इसकी अभिव्यक्ति कला अथवा इसकी भाषा अथवा इसकी काव्य कला पर विचार कीजिए। इन सारी चीजों का जवाब इसी में से निकलेगा और कहीं से आएगा ही। यहां मैं आपसे
एक बात जो है वो समाप्त कर रहा हूं और अब जो है आपकी दूसरी बात पर मैं आ रहा हूं। विरह वर्णन, जो जायसी का जो विरह वर्णन है वो बहुत चर्चित है। उसकी बहुत लोगों ने बहुत प्रशंसा की है कि जायसी ने जो नागमती के विरह वर्णन को किया है, बल्कि नागमती क्या सभी का विरह वर्णन है। इसमें तो आप देखेंगे कि केवल नागमती का ही नहीं है, इसमें रतन सेन का भी विरह वर्णन है। इसमें आपको देखेंगे कि इसमें क्या कहते हैं, पद्मावती का भी विरह वर्णन है और इसमें ना रतन सेन का भी विरह वर्णन है। इन सबके जो है विरह वर्णन इसमें जो है आते हैं। अब ये विरह क्या है? संयोग सुख के अभाव को विरह कहते हैं। जहां संयोग सुख का अभाव होता है, नायक और नायिका हैं, दोनों का संयोग नहीं है, तो वहां पर जो है विरह होता है। अब लोग तो ये भी मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो है इसके लिए जो है वो हो, कहीं जो है नायक का दूर होना हो। एक ही स्थान पर बैठे हुए लोगों में भी विरह हो सकता है अगर एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। तो विरह वर्णन जो है संयोग सुख का जहां अभाव होता है वहां होता है, या जहां नायक और नायिका एक दूसरे के अनुकूल नहीं होते वहां पर भी विरह की अनुभूति हो सकती है। कवियों ने तो यहां तक माना है कि विरह जो है, या विद्वानों ने जो माना है वो यहां तक माना है कि विरह जो है वो प्रेम की कसौटी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि जरा सी कोई बात हुई, कहीं कोई वो हो गई और तुरंत जो है वो प्रेम समाप्त हो गया। विरह जैसे सोना जो है वो अग्नि में तप करके जो है वो और ज्यादा निखर उठता है, वैसे ही लोग कहते हैं, जो आलोचक लोग हैं वो ये कहते हैं कि विरह की अग्नि में तपकर इसी तरह से जो प्रेम है वो कंचन की तरह से जो है वो जो है निखर उठता है। अब रही बात इनकी कि ये जो आपके जायसी का जो विरह वर्णन है, इसमें आप देखेंगे कि ये विरह वर्णन जो है सामान्य विरह वर्णन के तरह का नहीं है। यह विरह वर्णन आत्मा का परमात्मा के प्रति विरह निवेदन है, क्योंकि इसमें रत्न सेन जो है वो जीव है, आत्मा है, और पद्मावती जो है वो जो है ईश्वर है। अब जीव जो है वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, और वो लौकिक प्रेम के माध्यम से एक तरह से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसी को कहते हैं कि आदमी कहते हैं ना न्योक्ति के माध्यम से, कि दूसरे पर घटा करके कह रहा है वो रतन सेन और पद्मावती की कथा, पर एक्चुअल में वो ये नहीं कहना चाह रहा। वो कहना चाह रहा है कि ये कथा जो है वो जीवात्मा और परमात्मा की कथा है, इसीलिए इनका विरह निवेदन भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है, और उसकी जो है लोगों ने उसकी प्रशंसा की है, क्योंकि ये विरह वर्णन केवल लौकिक न होकर के विरह की जो है अलौकिक अनुभूति का भी एहसास करा देता है, जो कि यहाँ पर आपको देखेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि ये मैंने कहीं नहीं देखा कि जीवात्मा परमात्मा के लिए वो है, वो तो समझ में आता है, लेकिन परमात्मा भी जीवात्मा के लिए जो है बेचैन है, हमारे यहाँ ऐसा जो है नहीं मिलता है। और यहाँ है, पद्मावती भी रतन सेन को प्राप्त करने के लिए बेचैन है जब तोता कह देता है। तो इसलिए ये विरह निवेदन जो है बहुत महत्वपूर्ण आत्मा और परमात्मा का विरह निवेदन है, और इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब आइए कि विरह के आलम्बन कौन है। विरह वर्णन में आखिर कोई पैटर्न तो होगा। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये जो मैं बता रहा हूं इसके आधार पर आप उसका भी कर सकते हैं, साकेत के विरह वर्णन में। तो पैमाना यही रहेगा जो मैं बोल रहा हूं। तो विरह के आलम्बन कौन है, कौन कौन विरह के आलम्बन क्या होता है?
जिसे देख करके हृदय में भाव जागृत होता है। तो इसमें विरह के आलम्बन जो है कौन कौन है? पद्मावत में अगर आप देखेंगे तो विरह के आलम्बन कौन कौन है? इसमें विरह के 3 आलम्बन है। नागमती के विरह का आलम्बन रतन सेन है। रतन सेन के विरह का आलम्बन जो है पद्मावती है। पद्मावती के विरह का आलम्बन जो है वो रतन सेन है। सब अपने अपने ढंग से जो है अपने अपने उसका जो है पीड़ा का जो है वर्णन कर रहे हैं। सब एक दूसरे के इसमें जो है आलम्बन है और सब एक दूसरे का जो है वो आश्रय बने हुए हैं या आलम्बन बने हुए हैं। रतन सेन आलम्बन है नागमती का। रतन सेन का आलम्बन है पद्मावती। पद्मावती का आलम्बन है रतन सेन। ऐसे ये जो ट्रायंगल है ये बना हुआ है और उसमें सब अपने अपने वो ढंग से जो है वो एक दूसरे को जो है वो कर रहे हैं। वो रतन सेन जब पद्मावती को देख लेता है तो रतन सेन जब पद्मावती के बारे में सुन लेता है और उसमें विरह की जागृति हो जाती है तो उसकी स्थिति कैसी है इसका वर्णन जो है वो कर रहा है। जो वो एक बेटी वो कह रही थी ना सुबह की इसमें कविता के उदाहरण देने की जरूरत थी, वहां नहीं थी, यहाँ है। तस रोवे जस जरे जीव गरे रकत औ मांस। ऐसे वो रो रहा है। तस रोवे जैसे जरे जरे जीव। अब ये है लक्षणा शक्ति। कैसे रो रहा है? जैसे जरे जीव गरे रकत और मांस। आपने इन्हीं के यहाँ ये देखा होगा। बाकी जो है हमारे यहाँ जो है ये रक्त और मांस जो है सूफियों के यहीं गलते हैं। हमारे यहाँ भारत की जो हमारी अपनी पद्धति है, हमारे दर्शन में ऐसा नहीं है कि नायक इस तरह का हो कि उसके मांस और रक्त जो है दोनों जो है गल करके हो जाए। सूफियों के यहाँ यही है कि विरह में जो है क्या होता है कि विरह में जो है मांस जो है वो गलने लग जाता है और वो गिर टपकने लग जाता है। गरे रकत और मांस, इतनी विरह की अग्नि है कि मांस भी जो है गल गल करके जो है वो टपकने लग रहा है। और रो कैसा है? अस रोवे जैसे जस जरे जीव। भाई जी कैसे जलता है? जी जो ये कह रहे हैं अस रोवे जस जरे जीव, कैसे जो है कैसे जो है जी जलता है? जो कलेजा फाड़ने वाला होता है ना वो होता है जरे जीव। एक तो वैसे ही ऑर्डिनरी लोग रोते हैं, एक जिनको रोते देख करके दूसरों का भी कलेजे में जो है चोट पहुंचती है, दूसरा भी जो है बेचैन हो उठता है, वो होता है जरे जीव। उसमें जो है जी जो है उसकी आत्मा जीव अंदर से जो है जो छटपटा रहा होता है ना, जो बेचैनी है उसकी, वो है। और रतन सेन इतना तड़फ रहा है, उसमें छटपटा करके जो है वो कर रहा है कि वो उसका जी जो है वो जल रहा है, बिल्कुल बेचैन है वह। तो रतन सेन इस तरह से अपने उसकी पोजीशन का वर्णन विरह में उसकी पोजीशन जो है वो ऐसी हो जाती है कि उसका जो है जी जो है इतना जो है वो जल जाता है। और दूसरी तरफ वो नागमती है, वो सॉरी जो पद्मावती है, पद्मावती जो है जब रतन सेन को जो है बंदी बना लिया जाता है तो रतन सेन के विरह में पद्मावती भी जो है वो रो रही है। और उसकी पोजीशन कैसी है विरह में? क्योंकि एक दूसरे के आलम्बन है ना, आश्रय आलम्बन। जो है आश्रय होता है जिसके हृदय में भाव जागृत होता है और आलम्बन वो होता है जिसे देख करके जागृत होता है। तो वहां पर वो जो है कैसे जो है वो कर रही है, उसकी स्थिति कैसी है? नैन डोल भर ढारे हिय ने अगन बुझाए। नैन डोल भर ढारे हिय ने अगन बुझाए। नैन जो है डोल के समान, बाल्टी के समान जैसे नेत्र है ना, भर भर करके, जैसे कोई आप जो है कोई बर्तन भर भर के जो है बार बार इतना पानी भर रहा है, उसका इतना रो रही है। नैन जो है डोल की तरह से है, उस तरह से उनमें पानी भरा हुआ है। नैन डोल भर ढार है, लगातार जो है भरे जा रहे हैं और निकलता जा रहा है आंसू जो है,
जैसे किसी बर्तन में से जो है पानी भर जाए और बाहर को जो है निकलता रहता है, लगातार भरता रहता है, निकलता रहता है, ऐसे पद्मावती की वो है, लगातार जो है वो रो रही है, आंखों से जो है वो हिये ने अगन बुझा, पर हृदय की अगन नहीं बुझ रही उसकी। आंखों से लगातार जो है आंसू बह रहे हैं, पर हृदय की अग्नि जो है वो नहीं बुझ रही है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है अलंकार है संगति की, भाई जब जब पानी जो है इतना बरस रहा है तो उसमें जो है आग जो है क्यों नहीं बुझ रही है, पर यहाँ पर ऐसा जो है नहीं है। तो इसलिए उसकी स्थिति जो है इस तरह की उसने जो है वर्णित की है कि नागमती, सॉरी, पद्मावती की स्थिति जो है वो ये है कि आंखों से उसके लगातार आंसू जो है वो बहते रहते हैं, पर हृदय की आग उसकी फिर भी जो है नहीं बुझ रही। इसी तरह से जब नागमती जो है बेचारी जो है वो भी विरह में जो है, रतन सेन के विरह में जो है बड़ी बेचैन है, और वो भी इधर उधर जो है छटपटा रही है, तो वो भी जो है क्या है, उसकी स्थिति का जो है भी वर्णन जो है जायसी ने किया है कि उसकी स्थिति कैसे हो गई है, निकल करके चली गई है, छटपटा रही है, सब कुछ हो रही है, बेचैन है। तो वो लिखता है कि कैसे कैसे वो रो रही है, कुहुक कुहुक जैसे कोयल रोई, रो कैसे रही है, कोयल की तरह से, स्टाइल में ही रो रही है, कोयल तो स्टाइल में ही वो करती है। कुहुक जस कोयल रोई, कोयल की तरह से बेचारी मीठी आवाज वाली जो है उसका जो नागमती है वो कोयल की तरह से जो है वो आवाज कर करके रो रही है, यानी बेचारी बड़ी कुहुक रही है, बड़ी बेचैन है, और वो जो है लगातार उस तरह से आवाज जो है वो कर रही है। अब एक और बात है इसी में, ये है विरह के 4 प्रकार माने जाते हैं। विरह के प्रकार, ये जनरल बातें हैं, ये थ्योरी है, थ्योरी के आधार पर प्रैक्टिकल पर बात कर रहे हैं। विरह के 4 प्रकार होते हैं, पूर्वराग, मान, प्रवास और शाप। पूर्व राग, मान, प्रवास और शाप जो है वो ये है, पूर्व राग जो है वो होता है जिसमें कि मिलन से पहले ही विरह जागृत हो, वो पूर्व राग का होता है, जैसे मंजन का है। मंजन मिला नहीं है, वो जो है उसकी जो है चारपाई उठा करके परियां ले जाती हैं, उसको होश भी नहीं है, वहां से लौट के आता है, विरह जागृत हो जाता है। इसी उसको जो है चित्र में देख करके जो है आप देखेंगे कि चित्र में देखा और विरह जागृत हो गया। तो ये पूर्व राग का विरह है, यानी मिलन से पहले का विरह है। मान, नायिका जो है वो रूठ करके चली, यहां ये भी नहीं है। प्रवास, प्रवास का मतलब है चले जाना, नायक का रूट जो है कहीं विदेश चले जाना, कहीं दूसरी जगह चले जाना। और शाप, शाप का मतलब है जैसे लोग श्राप दे देते हैं जिसे कहते हैं, तो पूर्व राग का है यहाँ। क्यों? पूर्व राग, मान, प्रवास और शाप 4 तरह का ही होता है विरह। शाप तो वहां है जहां दुष्यंत के ध्यान में शकुंतला बैठी हुई थी और ऋषि ने जो है ये कह दिया कि जा, जिसके ध्यान में तू बैठी हुई है उस वही तुझे भूल जाए, ये शाप, शाप दे दिया उसने। यहाँ तो है नहीं, उस तरह का तो शाप दिया नहीं है, उसके कारण तो विरह हुआ नहीं है। फिर मान है, कोई सा मान भी करके नहीं बैठा है, राजा भी कोई मान करके नहीं है वो कि भैया रूठे बैठा है, तो वो भी नहीं है। अब बचा पूर्व राग। पूर्व राग का है, इसलिए है क्योंकि जब रत्न सेन तोते से पद्मावती के बारे में सुनता है, जब रत्न सेन तोते से पद्मावती के बारे में सुनता है, तभी उसमें विरह जागृत हो जाता है। अभी देखा नहीं है, अभी उससे मिला नहीं है, लेकिन मिलने से पहले ही तोते के द्वारा उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में सुन करके उसमें विरह जागृत हो जाता है। और दूसरा एक और है, वह है प्रवास। नागमती का विरह वर्णन जो है वो प्रवास का है, क्योंकि उसका पति उसे छोड़ करके सिंगल द्वीप पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चला गया है, तो इसलिए ये प्रवास का है। आप कह सकते हैं कि जायसी के पद्मावत में विरह के 4 प्रकारों में से
हमें दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक पूर्व राग और दूसरा प्रवास। पूर्व राग इसलिए है और प्रवास इसलिए है, दोनों का मैंने आपको जो है वो बता दिया, क्योंकि वो चला गया है उसको छोड़ करके, इसलिए जो है वो प्रवास का जो है विरह। फिर एक और बात आती है, विरह की जो है 11 दशाएं होती हैं। विरह वर्णन की दशाएं भी बताई गई हैं, अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, प्रलाप, उद्वेग, व्याधि, उन्माद, जड़ता, मूर्छा और मरण। ये 11 बताई गई हैं, पर हमारे यहाँ ना 10 ही रह गई हैं। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि भाई 11 दशाओं में से 10 दशाएं इसलिए रह गई हैं क्योंकि एक दशा मरण जो है वो होती नहीं है। कई किताबें आप देखेंगे, पढ़ेंगे, यशोधरा पढ़ करके आए हैं आप जो है घनानंद पढ़ेंगे। घनानंद जो है कहते हैं कि मैं जो है बिल्कुल मरने के नजदीक आ गया हूँ, मेरे प्राण भी जो है चल करके जो है गले में आ गए हैं और प्राण जो है मेरा गला भी जो है वो भभरा गया है, बोला नहीं जा रहा, और मरे फिर भी नहीं। यहाँ भी आप देखेंगे कि नागमती भी बतेरा वो हो रही है, सब हो रही है, कोई बेचैन हो रही है, पर मरण हमारे यहाँ कहीं नहीं है। वहां पे प्रिय प्रवास में भी आप देखेंगे वो बतेरा बेचैन हो रही है, वो जो है राधा जी वो कर रही हैं उनकी जो है, और वो बेचैन हो रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी माँ संदेश भेज रही है। आप जो है साकेत में भी देखेंगे खूब विरह वर्णन है उर्मिला का, पर कहीं जो है मरण नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो हमारे पास 10 ही रह जाती हैं। अभिलाषा, विरह में तरह तरह की अभिलाषा, घास ऐसा हो जाता, ऐसा हो क्यों नहीं हो गया, वैसा क्यों नहीं हो गया, आदमी तरह तरह की अभिलाषाएं करता। यहाँ है, काश वो मेरे प्रिय जो है इस रास्ते से जाते, काश वो ऐसे होते। ये जो है नागमती जो है वो कर रही है, अभिलाषा करती है, इसमें चिंता है, चिंता करती है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, क्या है, उसको बेचैनी हो रही है। स्मरण, स्मरण तो रहता ही है विरह में, जो भी होते हैं सब स्मरण करते हैं। गोपियां खूब स्मरण कर रही हैं, सीता खूब स्मरण कर रही है, उर्मिला खूब स्मरण कर रही है, सब जो है स्मरण करने में लगे। विरह में स्मरण तो होता ही होता है। गुण कथन, आदमी उस विरह में जब आता है तो उसके गुणों का भी बखान करता है कि वो ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। प्रलाप है, प्रलाप करने लग जाता है आदमी, जो बोलने लग जाता है ना उटपटांग, वो उद्वेग है, एकदम उसके अंदर बहुत जोश आ जाता है, एकदम जड़ता है, उद्वेग है, व्याधि है, बीमारियां भी लग जाती हैं। नायिका इतनी दुबली हो गई बिहारी की कि जो है खाट में लेटी हुई है, और मौत भी जो है वो चश्मा चढ़ा करके देखने आई है तो दिखाई नहीं दे रही है, बीमार सूख गई बिल्कुल। उन्माद, जोश होता, उछल उछल के भागने लग जाते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, ये ऐसे जो है वो उन्माद, ये भी विरह की एक अवस्था है। जड़ता, चुपचाप पड़े रहते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान का स्मरण करते करते मूर्छित तक हो जाया करते थे। और मरण, ये विरह की जो 11 दशाएं हैं, आप बताएंगे कि विरह वर्णन पर विचार करते हुए हमारे यहाँ विद्वानों ने विरह की विभिन्न दशाओं की चर्चा की है। उसमें अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण, प्रलाप, उद्वेग, व्याधि, जड़ता, उन्माद और मूर्छा और मरण ये बताई गई हैं। जो हम इसका अध्ययन करते हैं, इसका आपके पद्मावत का अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें उन्होंने इसमें से अभिलाषा, चिंता, स्मरण और जैसी जो वो क्या कहेंगे दशाएं हैं, उनका जो है इसमें जो है उन्होंने जो है वाकायदा जो है वो वर्णन किया है। विरह की जो दशाएं हैं, चिंता है, स्मरण है, अभिलाषा है, गुण कथन है, इनका जो है वर्णन करा है। अभिलाषा क्या 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 अभिलाषा कर रही है नायिका विरह में, अगर मान लो आपको है कि यह तन जारो छार कर कहियो कहो कि पवन उड़ाए, मकुते ही मारग उड़ पड़े, कंत धरे जी पाऊं। अब उसकी इच्छा हो रही है कि भाई मैं ये शरीर जला करके, अभिलाषा कर रही है वो, मैं ये शरीर जला करके क्या कर दूं, राख बना दूं,
मेरा शरीर जल करके राख हो जाए, और कहो कि और पवन से मैं कहती हूँ, हवा से, कि इसको जो है मेरी राख को उड़ा करके तू ले जा। और कहाँ ले जा? मकुते ही मार्ग उड़ पड़े, क्या पता उस मार्ग में जाकर के जो है उड़ करके वो गिर जाए। कंत धरे जी पाऊं, जिस मार्ग पर मेरे प्रियतम जो है पैर रखेंगे, क्या पता उस मार्ग पर जो है जाकर के मैं जो है मिल जाऊं, वहां गिरूंगी और मेरे पति जो है वो उस पर पैर रखेंगे, तो मुझे उनका जो स्पर्श है, उनका जो मिलन का जो सुख है वो होगा। पता नहीं आप लोग अभी जाते हैं नहीं जाते हैं वृंदावन में, वहां पर लोग पत्थर लगाते हैं नाम का, है ना, बाकायदा नाम के पत्थर लगाए जाते हैं, और लोग जो है वहां पर दीवार पे, इस पे जहां जगह मिलती है वहां उसे चिपका आते हैं। किस लिए? कि ये वो भूमि है जहां पर कि भगवान कृष्ण जो है वो घूमा करते थे। लोगों के चलने से क्या पता वो धूल उड़ करके हमारे नाम पे गिरेगी, तो क्या पता हमारा भी उद्धार हो जाए। वहाँ हजारों लोग लगे रहते हैं पत्थर, तो इसलिए वो बिल्कुल उसी तरह की, क्या पता कि मेरे शरीर की राख बन जाएगी और हवा उड़ा के वहां डाल देगी उस मार्ग में, जिससे कि मेरे पति जो है गुजर रहे हो, क्या पता मेरी राख को उनका स्पर्श हो जाए। ये अभिलाषा है, ये उसकी इच्छा है, जो वो जो है चाहती है कि हो जाए। इसके अलावा 12 मासा पद्धति, 12 मासा पद्धति का भी इन्होंने जो है वर्णन किया है। जायसी जो 12 मासा पद्धति कहा जाता है विरह वर्णन में, 12 महीनों में कैसी जो है दशा होगी, उसका भी प्रयोग जो है इन्होंने जो है अपनी कविता में जो है वो किया है, कि भाई किस तरह से जो है 12 महीने में नायिका जो है एक एक करके कैसे जो है महीने जो है काट रही है। उस पद्धति का जो है वर्णन जो है उसी का मैंने अब बताया भी था, कि जो हिंदी के महीने हैं 12 महीने, उसमें जो है वो एक एक करके काट रही है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन का, आषाढ़ के महीने में आ गया है, और जो है मेरे कंत जो है वो मेरे घर में नहीं है, और मेरा छप्पर भी जो है वो टूटा हुआ है, और वो बरसेगा तो जो है क्या हो, भर बरसे मघा झकोरी झकोर, वो जो है बारिश जो है वो झकोले मार करके जो है वो वर्षा होगी, तो उसकी वो कल्पना कर रहे हैं। तो रचनाकार ने 12 मासा पद्धति का भी इसमें जो है अनुसरण जो है वो किया है। अब अगर आप देखें तो जायसी के विरह वर्णन की आखिर क्या ऐसी खास बात है कि जो उनकी कविता में मिलती है, वो है इनकी रसनीयता। नंबर 1, जायसी का विरह वर्णन बहुत ज्यादा जो है वो सरस है। जायसी का विरह वर्णन जो है वो प्रकृति के माध्यम से भी विरह वर्णन की जो है वो चर्चा करता है। जहाँ प्रकृति प्रकृति है, संदेश भेज रहा है, पक्षी के द्वारा संदेश भेजने की जो है वो भी इनके यहाँ जो है वो बात जो है कही, जो मैंने कहा भी था कि पीएसओ कहू संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। तो पति के माध्यम सॉरी प्रकृति के माध्यम से भी जो है अपनी बात कहने की इसमें है। एक और बात है जो कि कहीं नहीं है, सपत्नी के प्रति आदर का भाव, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है। पता नहीं आदमी अपने हृदय का कितना इतना विस्तार जो है कर सकता है, कि जो है वो इस तरह का उसने जो है दिखाया है। सवत न होई बैरनी मोर कंत जी हाथ, वो कह रही है सवती, यानी जो सौत है वो भी बैरी नहीं होती है। मोर कंत जी ही हाथ, जिसके हाथ में मेरा जो है स्वामी है, उसको भी वो बैरी नहीं मानती, उसको भी वो ये नहीं कहती कि उसका अपमान कर रही है। ये इसमें है कि सपत्नी के प्रति भी उसके मन में जो है आदर का भाव है, कोई बुरा भला उसने उस वाक्यों का प्रयोग जो है नहीं किया है। फिर है फारसी का प्रभाव, इनके विरह वर्णन पर जो है फारसी का जो है प्रभाव देखा गया। ये गरे रकत और मांस ये हमारे यहाँ नहीं है,
झांगा फाड़ के सिर तोड़ू, मंझन जो है कपड़े फाड़ देता है, बाल जो है वो नोच डालता है और जो है चल देता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है कि रक्त और मांस जो है वो फारसी का ही प्रभाव है कि इस तरह की विरह में ऐसी दशा जो है हो जाएगी। ये उन्हीं का प्रभाव जो है उसने जो है दिखा है। और ऊहात्मकता, ऊहात्मकता भी है इनके विरह वर्णन में, ऊहात्मकता भी है कि भाई जिस भी पक्षी के पास जो है, जिस भी पक्षी के पास वो जाता है कि या वो जाती है, जिस वृक्ष के पास जाती है वो वृक्ष जो है निपात हो जाता है, और जिस पक्षी और उस पे बैठा हुआ पक्षी जो है उसके जो है पत्ते जो है सब जल जाते हैं। ये ऊहात्मकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि विरह का ऊहात्मक वर्णन करने की परंपरा रही है। आ जाता है विरह वर्णन करते समय, जैसे बिहारी के यहाँ की 10-10 कोस के सरोवर सूख गए। नायिका विरह में इतनी जो है आग में जल रही है कि 10-10 कोस के सरोवर भी सूख गए। ये जो है ये वही है कि विरह में इनकी ऊहात्मकता को जो है वो आप जो है देख सकते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जायसी के विरह वर्णन की ये अपनी जो है वो निजी विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर हम उस पर विचार कर सकते हैं। समाप्त। सर एक हेलो। आलम्बन शायद आश्रय बताए थे सर, उनके बारे में एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, वही आश्रय वह व्यक्ति होता है जिसके हृदय में भाव जागृत होता है। आपके कमरे में जो है शेर अभी जहां बैठे हो शेर आ जाए, तो शेर आएगा तो आप क्या करो? आपने शेर को देखा, आप आश्रय हैं, आश्रय जिसके हृदय में भाव जागृत हो रहा है, तुरंत भयभीत हो जाओगे। और आलंबन कौन है? शेर जो है वो आलंबन है। वो जो है जिसे देख करके भाव जागृत होता है वो आलंबन होता है, जिसके हृदय में भाव जागृत होता है वो आश्रय होता है। दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, दुष्यंत आश्रय है, शकुंतला आलंबन। थैंक यू सर। हेलो। और नेक्स्ट वीक कौन क्या पढ़ाएंगे सर? नेक्स्ट में मैं देखता हूँ, एक तो मैं कुछ व्याख्या करनी बताऊंगा आपको। अच्छा, ओके सर। जो इसकी व्याख्याएं है ना। ओके हेलो। जी सर। व्याख्या बताऊंगा कि व्याख्या कैसे करनी चाहिए, कैसे पहले से ही तैयार होकर विशेष वगैरह। भाई प्लीज मत कीजिए ना, ऐसे बंद कर दूं। आपको नहीं सुनना है, आप धीरे से अपने कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पूछ रहे हैं उनको बोलने दीजिए कि व्याख्या कैसे करनी चाहिए, विशेष कैसे पहले से ही आप जो है दिमाग में रख सकते हैं, प्रसंग कैसे पहले से ही दिमाग में रख करके जा सकते हैं, कौन कौन से पोर्शन व्याख्या के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और फिर व्याख्या पे बात करेंगे। अगर मान लो कोई लगेगा कोई इस बीच में दिमाग में कोई प्रश्न आ गया तो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। हेलो। जी सर, थैंक यू सर। जी सर। जी, कुछ और पूछना है? हेलो, हाँ जी सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि ना आपने बोला पहले कि ये हम तो बंद करो। पद्मावत के अलावा और किसी का भी हम ये भाव पक्ष का काव्य सौंदर्य कर सकते हैं। किसी और कविता का, मतलब आपने यही बताया ना कि वीरा वर्णन काव्य सौंदर्य हम पद्मावत के अलावा और किसी का भी कर सकते हैं, ये पूछना किसी था का भी मेरे। इन्हीं आधार पे किसी का भी कर सकते हो। इन्हीं के आधार पर मैं बीच बीच में इसीलिए तो दूसरे कवियों का भी कहीं कहीं बोल देता था, ताकि आपको ये लगे कि ऐसा हो सकता है। पॉइंट यही रहेंगे। हेलो। ओके सर, ठीक है। ओके। सर टोटल कितने चैप्टर हैं इस सेम में? चैप्टर किस तरह, किसके चैप्टर? मतलब सर ये जो एग्जाम में आएंगे टोटल।
आपने सिलेबस नहीं देखा? चैप्टर कहाँ है यहाँ? तो इसमें से तो एक ही मेरे ख्याल नागमती विरह वर्णनी लगा हुआ है बस। तो पूरा पेपर इसी पे आएगा सर? पेपर जो प्रश्न आता है वो तो पूरी किताब पे आएगा। अब जब सर विरह वर्णन की बात, हाँ सर जो ये पद्मावत आपने बुक बताई है ना जायसी की, तो सर ये बुक जो इसमें से ही पढ़ देखो लेंगे तो सारा इसमें से ही आएगा क्या, ये पूछ रहे हैं? इस किताब पे इसमें से ही आएगा। इस किताब पे इसके अलावा अलग अलग लोग अलग अलग किताबें पढ़ा रहे हैं ना। हाँ सर वो तो है। सूर वाले सूर पढ़ा रहे हैं, तुलसी पढ़ा रहे हैं, और जो लोग हैं इसमें जो एक ये है, एक आध और किताब है, कौन सी है, उसको पढ़ाएंगे। तो सब अपनी अपनी किताब पढ़ा रहे हैं। मेरी किताब पे जो प्रश्न आएगा वो मैंने बताए हैं 2 दिन लगातार कि ये आएंगे, इसमें से पूछेगा वो। और कल जो बात करेंगे अगली बार वो करेंगे कि भाई व्याख्याएं क्या है, या कोई और प्रश्न अगर रह गया होगा तो उस पर बात करेंगे।